तो ये जो आपकी क्लास है पहली, इसमें ना एक ओरिएंटेशन क्लास होती है ये, है ना। तो इस वाली क्लास में कुछ पढ़ेंगे नहीं, जो भी हमारा एक प्रोग्राम होगा पूरे साल के लिए जो हम करने जा रहे हैं वो डिस्कस करेंगे, और अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज़ है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी आपको लगता है ना, देखो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो गए जिनको अभी ये नहीं पता होगा कि इस पेपर की क्या क्या स्टेजेस है ना। हो सकता है एक दो ऐसे लोग हो, और कुछ लोगों का थोड़ा सा ये हो कि उनको ये ना पता हो कि सिलेबस क्या चीज़ है ना। फिर उसके ऊपर वाली फिर और बातें हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है और प्रीलिम्स में किस तरह से काम करना है ना। तो ये जो भी आपकी क्वेरीज होगी, जो भी आप जानना चाहते हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से अब देखो जो इस पे मैंने आपके लिए बना रखा है भी, सबसे पहले ना सिलेबस है आपको ना। तो अगर आप देखो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि आपका सिलेबस क्या है ना, और किस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो। तो ये आपको ये सिलेबस की कॉपी में दे रहा हूँ अभी, तो आप इसको अब देखो अगर आप इस पर देखोगे कॉपी में सिलेबस की, तो आपके सिलेबस के देखो 3 पेपर है आपके ना जीएस के। अभी हम सिर्फ मेंस की बात कर रहे हैं, जो सिलेबस मेंस में है उसका ही 70% समझ लो प्री में है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेंस में होती है प्री में नहीं होती, और कुछ चीज़ ऐसी है जो प्री में होती है मेंस में नहीं होती, है ना। तो ऐसा नहीं है कि प्री और मेंस को हम अलग अलग करके पढ़ सकते हैं, पर पढ़ना में क्या करना पड़ेगा, इकट्ठे ही पढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो पेपर है इसके अंदर देखो 3 पेपर होगा आपके मेंस के, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। अगर हम ब्रॉडली देखें, आपका जो पेपर 1 है इसकी आगे यूनिट होगी 3 यूनिट सिलेबस में, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, 3 यूनिट है। और आगे जो 3 यूनिट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब यूनिट्स, 3 सब यूनिट्स है, सब यूनिट 1, सब यूनिट 2, सब यूनिट 3। इसी तरह से 1 2 3, इसकी भी 1 2 3। तो एक पेपर के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट है 9 यूनिट को बनाकर एक पेपर बनता है, ठीक है ना। और उसी तरह से 9 यूनिट आपकी इसमें होगी और 9 यूनिट आपकी इसमें होगी। समझ गया बात आप। पहले पेपर 1 की 3 यूनिट और 3 यूनिट्स आगे डिवाइड की गई है सब यूनिट्स में। अब जो यूनिट 1 की सब यूनिट 3 होगी, जो यूनिट 1 की सब यूनिट 3 है, ये होगा हिमाचल HP GK, ये HP GK होगा हर एक पेपर की। तो इस तरह से तीनों पेपर में 9 में से 3 यूनिट कितनी हो गई हिमाचल की, और इसमें भी 3 यूनिट HP की, और इसमें भी 3 यूनिट HP के। तो एक पेपर में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स 27, और आउट ऑफ 27 9 यूनिट्स आर फ्रॉम हिमाचल GK। अब देखो अगर हम फिर से थोड़ा और इसको ब्रॉडली डिवाइड करें, जो पेपर 1 है आपका वो ज़्यादातर डील करेगा कन्वेंशनल पार्ट, जिसमें करंट का ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, करंट अफेयर्स का। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ रहेगा उसका भी, जैसे हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, सोसाइटी, इंडिया की भी और हिमाचल की भी। तो ये कन्वेंशनल पार्ट है टोटली। बट अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना करंट के साथ जोड़ते हो। होने को देखो अभी तक हम ये सोचते हैं कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री सिर्फ क्या है, हिस्ट्री पास्ट ही है, बट हिस्ट्री के साथ करंट भी जुड़ जाता है ना। तो अब हमने ये देखना होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हो, जैसे आजकल राखी ग्राही सुना होगा आप, हरियाणा में एक जगह है ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है। तो राखी ग्राही में क्या हुआ है, अभी भी वहाँ पे कुछ चीज़ें मिल रही है। तो हिस्टोरिकली हम करंट के साथ उसको कैसे देखते हैं। फिर अगर आपने सुना होगा कभी नाजी पार्टी, फासिस्ट पार्टी, है ना, हिटलर, मुसोलिनी, तो उनकी एक आइडियोलॉजी हुआ करती थी कभी हिस्ट्री में। और क्या आज भी कोई ऐसी आइडियोलॉजी बन रही है दुनिया में? हिस्ट्री में हमने पढ़ी थी कोल्ड वॉर,
अब आज हम बोलते हैं उसको न्यू कोल्ड वॉर, है ना, जैसे अभी भी जैसे चाइना एंड यूएसए एक स्थिति में है इस तरह की। और उसी तरह से कल्चर है। अब कल्चर कभी किसी समय सोसाइटी का एक पार्ट तब भी था और अब भी है, तो कल्चर कैसे चेंज हो रहा है समय के साथ। तो पार्ट जो पेपर 1 है वैसे वो पूरा कन्वेंशनल है, बट उसके साथ क्या जुड़ जाता है, करंट। अब आ जाओ पेपर 2 में। पेपर 2 आपको ऐसा दिखेगा जो थोड़ा सा इससे और एडवांस हो गया। पेपर 1 लगे पता, जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री हो गया, सोसाइटी हो गया, पुराना है। अब पेपर 2 में हम क्या पढ़ते होते हैं, थोड़ा सा करंट और थोड़ी सी हिस्ट्री। जैसे सबसे पहला पार्ट है पॉलिटी, है ना, पॉलिटी सुना, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था हमारा, 1947 में, और अमेंडमेंट कब हो रहा है, आज। जब 47 में कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम हिस्ट्री की जो हमारी देश था उसकी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो उस टाइम का सेटअप था वो डिफरेंट था आज से। तो सबसे पहला पार्ट क्या होगा उसमें, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। अब गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम चलाती है, जैसे मान लो आपने सुना होगा आयुष्मान भारत, है ना, मनरेगा, ये सारी क्या है, दिस ऑल आर पार्ट ऑफ गवर्नेंस। क्लियर है बात। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हिमाचल में एक स्कीम है, जैसे हिम केयर योजना है ना, वो एक पैरेलल स्कीम है किसके साथ, आयुष्मान भारत के साथ, है ना। तो अब वो किसका पार्ट बनती जा रही है, गवर्नेंस का। तो पॉलिटी, गवर्नेंस। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो दुनिया को जोड़ती है आपस में, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन। अब इंटरनेशनल रिलेशन भी कभी कुछ और हुआ करते थे। अगर हम बात करेंगे 48 में इंडिया के रिलेशन कुछ और थे, यूएसए के साथ हमारे 80s और 90s में बड़े ख़राब रिलेशन थे, है ना, उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया। बट आज वो रिलेशन क्या हो गया है, अच्छे हो गया है। रशिया के साथ अब बहुत ही बढ़िया रिलेशन थे, अब थोड़े उतने अच्छे नहीं भी है ना, थोड़ा न्यूट्रल से रहता है इंडिया। तो यहाँ पे 3 ब्रॉडर एरिया आप देखोगे, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन, बड़े लेवल पर, ये हम यहाँ पढ़ते होते हैं, है ना। उसके बाद जो पेपर 3 है ना, ये काफ़ी हद तक एडवांस है। आज क्या हो रहा है, अब देखो, सबसे पहले इकोनॉमी, पेपर 3 में समय चेंज हो रहा है। अब इकोनॉमी, एक ज़माना ऐसा था जब जीडीपी में 50s में हमारी जीडीपी के अंदर 50% कंट्रीब्यूट करता था एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर कर रहा है 14% कंट्रीब्यूट, ठीक है ना, और 55 कर रहा है सर्विस सेक्टर, जो कि सर्विस सेक्टर उस टाइम कितना कर रहा था, 1%। समझो ना, देखो जो चीज़, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शरी। तो प्राइमरी में कौन सा आ गया, जो नेचुरली में मिलता है ना। और जब जिस चीज़ को मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं उसकी, जैसे मान लो वीट है, प्राइमरी है, ब्रेड बना दी, सेकेंडरी बन गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, इंडस्ट्री हो गई वीट की, सेकेंडरी हो गया ना। और अगर उस ब्रेड को अमेजन पर बेच दिया, तो जो अमेजन काम कर रहा है ना, ऑनलाइन जो सर्विस दी जा रही है, सेल हो रहा है उस पर, वो क्या बन गई, सर्विस सेक्टर। तो एक तो इकोनॉमी बड़े लेवल पर चेंज होती रहती है। और उसके बाद एग्रीकल्चर, पढ़ते हैं ना, मैं एग्रीकल्चर में बड़ी सारी चीज़ें आ रही है। जैसे पहले इरिगेशन का बड़ा कन्वेंशनल मेथड होता था, आज की डेट से क्या है, स्प्रिंकल इरिगेशन है, ड्रिप इरिगेशन है, बड़ी सारी टेक्नोलॉजी आ गई है ना। और उसी तरह से मॉडिफाइड क्रॉप हो गई है। तो सारा कुछ किस में आ गया, एग्रीकल्चर में। अब देखो, अगर एग्रीकल्चर लग रही है तो उसका मतलब साइंस लग रही है, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इसके साथ ही आ गई। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या हो सकती है, एक तो हमारी हेल्थ को लेकर हो गई, क्रॉप को लेकर हो गई, और उससे बड़ी चीज़ क्या हो रही है कि स्पेस टेक्नोलॉजी, कि स्पेस में क्या हो रहा है, समझ गया बात। तो इस तरह से 3 पेपर अलग अलग बांटे हुए आपके। पहला पेपर काफ़ी हद तक पूरा ही कन्वेंशनल हो गया, सेकंड पेपर गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, है ना, और पॉलिटी, और थर्ड पेपर किस में आएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और एग्रीकल्चर साइंस, फॉरेस्ट, और साथ में क्या है, स्पेस टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी। क्लियर है बात। तो इसको आप घर जाके फिर पढ़ना कि क्या क्या है। अब देखो, जैसे मैंने बताया आपको, उसी तरह से हिमाचल है। अब पेपर 1 की 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट कौन सी है, हिमाचल वाली।
अब जैसे मान लो पेपर 1 को अगर देखते हम, पेपर 1 को अगर आप देखोगे ना, पेपर 1 के अंदर आपको मिलेगा कल्चर वाला पार्ट, कल्चर एंड हिस्ट्री इंडिया का। फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट किसके साथ जुड़ी होगी? इंडिया की हिस्ट्री एंड कल्चर के साथ। अगर आप देखोगे ना पेपर 1 देखना आप उठा के, 2017 लिखा होगा ऊपर ना पेपर टाइप, इसमें देखना, यहाँ पेज नंबर ऐसे लिखे हुआ है 2017 लिखा है ना यहाँ पे, इसमें देखना, मिल गया आपको। ये पेपर 1 है, पेपर 1 की यूनिट 1 मिल गई, इसमें देखना 2017, हाँ ये है ना, ये सबको मिल गया। पेपर 1 की यूनिट 1, यूनिट 1 के नीचे क्या है? सब यूनिट 1। अब क्या बात कर रहा है ये? हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन कल्चरल हेरिटेज। सेकंड है लिटरेचर आर्ट फॉर्म एंशिएंट टाइम, क्या लिटरेचर रहा, क्या आर्ट फॉर्म रहा। और अब आ जाओ इसकी सब यूनिट 2, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड इमरजेंस ऑफ कैपिटलिज्म। ये कौन सी आ गई? वर्ल्ड हिस्ट्री। फासिस्ट आइडियोलॉजी एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशन, है ना, फासिस्ट आइडियोलॉजी एंड ग्लोबल इम्प्लीकेशन। अब उसके बाद देखो सब यूनिट 3, मैंने बताया सब यूनिट 3 के साथ जुड़ी है HP हिमाचल। अब इसमें इमरजेंस एंड ग्रोथ ऑफ मिडिवल स्टेट, कांगड़ा, कुल्लू, चंबा हिल स्टेट एंड देयर रिलेशन विद मुगल्स एंड गोरखास। तो ये पूरा किसको है? हिमाचल को। अब उसी तरह से अगले में जाओगे आप, सब यूनिट 2 की सब यूनिट 1, इसमें क्या है? डिजास्टर। समझ गए ना आप क्या है? तो इस तरह से आगे कैसे बंटे हुए हैं, तो हर एक पार्ट किसके साथ डील करेगा? 3 यूनिट। फिर आएगा ज्योग्राफी वाला पार्ट, इंडिया की ज्योग्राफी, फिर किसकी आएगी? हिमाचल की ज्योग्राफी। सेम पेपर 3 में इंडिया की गवर्नेंस और हिमाचल की गवर्नेंस, पेपर 3 में इंडिया की इकॉनमी, हिमाचल की इकॉनमी। क्लियर है बात? तो इस तरह से आपने, तो सबसे पहले आपके लिए देखो ये टास्क है, क्योंकि कुछ चीज़ें देखो ना आपको बड़े अच्छे से करनी पड़ेगी। देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ, पहले आप ये बात समझना कि इस ऐसा नहीं है कि कोचिंग का मतलब ये कि आप कोचिंग में सब कुछ ही कर लोगे, है ना। अल्टीमेटली वो करना खुद है, और उसके लिए सबसे पहले आपको क्या होना चाहिए? सिलेबस अच्छी तरह से पता होना चाहिए, और कौन सा ट्रेंड चला है आजकल, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अगर सिलेबस को आप अच्छी तरह से जान जाओगे ना एक बारी, अगर आपको सिलेबस रट गया एक बारी, तो अगर सिलेबस रटा हुआ है आपको, तो कुछ भी चीज़ आप इजीली पढ़ सकते हैं। अगर मान लो जैसे आपके सिलेबस में कोई पार्ट दिया होगा इफेक्टिव पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, है ना, इफेक्टिव पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, और मान लो आज न्यूज़पेपर में हेडलाइन आ गई, गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दिस स्कीम इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी। अब आपको पता है कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी कहाँ है? आपके सिलेबस में है। और उधर सरकार ने क्या कर दी? उसको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कर दी? कोई सर्विस, कोई स्कीम लॉन्च कर दी, है ना। तो अगर ऐसा पढ़ोगे आप, तो आपको क्या रहेगा? हमेशा आपको एक, जैसे अभी हमने पढ़ा एक फासिस्ट आइडियोलॉजी, फासिस्ट आइडियोलॉजी। अब न्यूज़पेपर में आज एक हेडलाइन आ गई, एक आर्टिकल आ गया, उसमें लिखा होगा कि जो पुतिन है ना, पुतिन अपने देश में क्या बोल रहा है कि हम यूक्रेन के अंदर जब लड़ रहे हैं ना, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट फासिस्ट आइडियोलॉजी। ऐसा बोलते रहता हूँ, बार बार ही बोलते रहता हूँ ये बात, अगर सुना होगा आपने। तो ये फासिस्ट आइडियोलॉजी आपके वर्ल्ड हिस्ट्री के पहले ही इसमें लिखी हुई है। और उधर यही बात क्या बोल रहा है? पुतिन बोल रहा है किसको? यूक्रेन को। पता नहीं किस सेंस से बोल रहा है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा ना। अब देखो इस बारी हो सकता है क्वेश्चन ही पूछ ले, क्वेश्चन आप ये पूछ ले कि क्या आप समझते हो इस बात को जो ये यूक्रेन एंड रशिया वाली वॉर है, क्या ये अगेंस्ट फासिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है? और इसको रिलेट कर दो किसके साथ? हिस्ट्री के साथ। तो आपका ना इंटरेस्ट बनता रहेगा पढ़ने का। तो अगर आपको सिलेबस का एक एक शब्द अगर आपको याद होगा, तो आप ना कुछ भी चीज़ फालतू की नहीं पढ़ोगे। नहीं तो क्या करोगे? आपको लगेगा कि पढ़ते रहो। अगर आपको सिलेबस नहीं पता होगा तो आप कभी भी किसी भी दिशा में जा सकते हो। इसलिए बेटर ये है कि आप एक बार सिलेबस को समझ ले। और इसके लिए देखो आप ईमानदारी से काम करना, आज घर जाके एक बार सिलेबस को वैसे पढ़ना। जो शब्द आपने सुने होंगे, जो सेंटेंस आपको पता होगा, जो कीवर्ड आपको पता होगा, उनको टिक कर लेना। तो आप ये नहीं बोल रहे आपको आती होगी वो चीज़ें। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि कितने चीज़ें आपने सुनी होगी। जैसे अभी मैंने बोला फासिस्ट आइडियोलॉजी, ये सुनी होगी, कई लोगों ने नहीं सुनी होगी। एक मैंने बोला भी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, कितने लोगों ने सुना होगा, कितने लोगों ने नहीं सुना होगा, है ना। वाटर हार्वेस्टिंग, किसने सुना होगा, किसने नहीं सुना होगा। तो एक बार आप ईमानदारी से क्या करना, पूरा सिलेबस के ग्रो थ्रू होना इसमें से, और उसमें से देखना कि आपको कितने कीवर्ड्स आते हैं इस सिलेबस के।
है ना। फिर अगर नहीं आते फिर देख लो क्या है ना। तो अब एक तो आपके लिए टास्क किया कि आपको अच्छी तरह से इसको करना है, सिलेबस को समझना है, इसको रीड करना है इसको। नेक्स्ट है अब आपका कोर्स, सबसे पहले क्या आएगा आपका प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर ऑप्शनल और लास्ट में क्या है इंटरव्यू। अब देखो जो प्रीलिम्स वाला ना, प्रीलिम्स के 2 पेपर हो गए आपके, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 क्या है, जनरल स्टडी 200 मार्क्स का, इसमें नहीं दिया होगा आपको, इसको अब बंद कर दो। 200 मार्क्स का आपका पेपर 1 है, जिसमें अब देखो जो चीज़ हमने यहाँ पढ़ी ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी के बारे में बात की मेंस में, वही सारा किस में आएगा यहाँ पे सब्जेक्टिव, वो सारा सब्जेक्टिव हो जाएगा। और जो पेपर 2 है ना, वो भी 200 नंबर का है, बट उसमें क्या है वो क्वालिफाइंग है, उसमें आपने कितने नंबर लाने, सिर्फ 33%, 33% नंबर लाना है उसमें। और उसमें होगा क्या आपका, इसमें आएगा आपका जैसे लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, थोड़ा बहुत बेसिक मैथ, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेंटल एबिलिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, इसमें कंप्रीहेंशन वगैरह आते हैं। और 10th लेवल का है तो उसमें आपने 33% लाना है, उसमें पास हो जाएगा। और बाकी जो मार्क्स जुड़ेंगे वो किससे जुड़ेंगे, पेपर 1 के। तो इस साल की जो कट ऑफ गई थी वो करीब करीब 108 गई थी, कितने में से 200 में से 200 में से 108 गई थी, जो जिनका 108 स्कोर आया वो आगे गया किसके लिए, मेंस के लिए। अब आप देखो इसमें मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, अगर आपको इसमें से कुछ पूछना है तो बता दो, जिसको नहीं पता है। जो प्रीलिम्स वाला पार्ट है, पेपर 1 पेपर 2 सबको पता है ना अब तो इसको इसमें से फिर हम आगे निकलते हैं। अब आता है मेंस। अब देखो मेंस में क्या होगा आपका, पहले जो 2 पेपर है हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, यह है क्वालिफाइंग, 100 में से 40 नंबर लाना है बस हर एक पेपर में। अगर आपका ये क्वालिफाई हो जाता है तो ही समझ लो आपके अगले पेपर चेक हो गए। तो पेपर 1 200 मार्क्स, पेपर 2 200, और उसके बाद इसमें तो अलग अलग लिखे ना 4 सिलेबस के हिसाब से, बस हम इसको क्या बोलते हैं पेपर 1 पेपर 2 पेपर 3, जो मैंने अभी डिस्कस करा है। तो 200 नंबर के, ये टोटल कितना बन गया इसका 600 मार्क्स, 600 नंबर का आपको हो गया जीएस। अब इस 600 नंबर के अंदर 33% क्या रहेगा एचपीजी के, तो ये समझ लो 400 का आपका पूरा जीएस और 200 का आपका हिमाचल। तो इससे आपको ये बात समझनी है कि हिमाचल की कितनी वेटेज है, कितना आपको हिमाचल के ऊपर काम करना है। तो जीएस टोटल 400 मार्क्स की और एचपीजी के 200 मार्क्स का। उसके बाद अगला पार्ट है एसए, 100 मार्क्स का एसए हो गया, कितना हो गया 700 नंबर। उसके बाद अगले 2 पेपर हो गया आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के। ऑप्शनल के 100 नंबर के हो गए 2 पेपर, ऑप्शनल एक ही है पर उसके पेपर अलग अलग होते हैं, 2 पेपर, पेपर 1 पेपर 2, और 200 नंबर का हो गया आपका क्या ऑप्शनल। तो बन गया कितने 800, और एंड में क्या रहेगा आपका इंटरव्यू। तो ये आपका टोटल स्कोर इतना रहेगा। तो अब इसमें भी हाँ जी, पेपर आपने सब्जेक्ट आपका एक होगा, बट पेपर उसके 2 होता है, और उसका जो सिलेबस होता है वो ग्रेजुएशन से थोड़ा ऊपर होता है, मास्टर लेवल का समझ लो। अगर आप देखोगे ना, अगर आप जिसने एमए किया होता है तो 2 पार्ट होता है हर एक ऑप्शनल के, एक होता है थियोरेटिकल पार्ट, एक होता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल सा पार्ट। तो जैसे मान लो पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर 1 क्या होगा थ्योरी, थॉट, थिंकर, और दूसरा क्या होगा अप्लाइड पार्ट। तो इस तरह से एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। तो 900 बनते हैं ये थोड़े इस तरह से मार्क्स। अब बताओ इसमें से कुछ जानना है आपने और। अब एक चीज़ देखना, जो अभी पेपर का जो ट्रेंड है ना, अगर हम प्री की बात करें, पहले ही देखो, अब पिछले साल के मैंने कुछ प्री के क्वेश्चन उठाए यहाँ पे। अब अभी से पहले पता क्या होता था, जो प्री के क्वेश्चन आते थे वो आते थे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। एक क्वेश्चन में एक बात पूछते थे वो। अगर आपसे पूछ लिया कि कांगड़ा फोर्ट किसने बनाया था, तो एक ही क्वेश्चन था वो, एक ही आपको करना है। अब इस साल इन्होंने क्या किया, पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े लेवल पे इन्होंने क्या कर दिया, सब के सब क्वेश्चन बना दिए स्टेटमेंट बेस्ड।
एक क्वेश्चन के अंदर कम से कम 4 क्वेश्चन पूछ रहे हो एक, बट असल में आपसे कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनडायरेक्टली? 4 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन का पेपर आपका बन गया 400 क्वेश्चन का। और दूसरा क्या कर दिया, ऊपर छोटी छोटी चीज़ें कंफ्यूजिंग बातें लिख ली, या लिख लिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, नॉट करेक्ट। अब देखो जैसे एक एग्जांपल देखना है यहाँ पे, एक क्वेश्चन मैंने उठाया पिछले साल वाला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। पहली स्टेटमेंट है सुल्तान मोहम्मद गजनी अटैक नगरकोट फोर्ट 1009 AD। अगर आपने देखो कई लोगों ने सुना नहीं होगा, नगरकोट पता है ना, नगरकोट फोर्ट किसको बोलते हैं? कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट को बोलते हैं नगरकोट फोर्ट, हम आगे पढ़ेंगे सारा ये। तो अब यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है ये कोई कंसेप्ट नहीं है बड़ा। सुल्तान मोहम्मद गजनवी, अब गजनवी के बारे में हम क्या पढ़ेंगे? जो मीडिएवल हिस्ट्री हमारी है ना, उसमें पढ़ेंगे हम। और अब इसका जब वो इंडिया में आया तो वो हिमाचल भी आया, उसने अटैक किया। तो यहाँ लिख लिया 1009 में उसने अटैक किया, चलो ये स्टेटमेंट ठीक हो गई। अगली स्टेटमेंट में 39 नगड़ कोट एक्सपीडिशन लेड पर्सनली बाय सुल्तान मोहम्मद तुगलक, ये भी फैक्चुअल है। अब देखो कितने, दूसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट पूछ लिया 1348 राजा प्रभचंद रिकवर्ड कांगड़ा फोर्ट। अगर कांगड़ा फोर्ट किन्होंने गंवाया होगा तो कोई राजा प्रभचंद आया, उसने कांगड़ा फोर्ट वापस लिया। और अगला लिख लिया आफ्टर अमीर तैमूर रिटर्न हरिचंद असेंडेड द थ्रोन ऑफ द कांगड़ा। अब यहाँ कौन पूछ लिया? राजा हरिचंद। अब हिस्ट्री पूछी जा रही है कांगड़ा की, और साथ में किसके साथ जोड़ दी? मीडिएवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लियर है बात? अब देखो, अब आज से जो ये इस साल वाला पेपर था, इससे पहले कैसा क्वेश्चन होता था? एक ही क्वेश्चन पूछते थे वो, इसमें से कोई एक स्टेटमेंट बनाई और उसको ही क्वेश्चन बना लिया। अब इस बार अब आप नीचे कहाँ कंफ्यूज हो गए, 1 और 2 करेक्ट, तो इसका मतलब है आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब तो अब देखो ना, अब जैसे जो एस्पिरेंट्स है ये बोलते हैं कि पिछले साल वाला पेपर टफ था। टफ किस सेंस में था? इस सेंस में टफ था, जिनकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी है ना, उनके लिए पेपर आसान था। आसान पता क्यों हो जाता है ऐसा पेपर? अगर आपको एक स्टेटमेंट भी पता है ना, 2 स्टेटमेंट पता है, तो यहाँ आप ऑप्शनल में एलिमिनेट कर सकते हैं। बट वो किसको बेनिफिट देगा? जिनको थोड़ी नॉलेज अच्छी है, और जो है ऐसे कि कम नॉलेज के साथ चले गए, उनके लिए पेपर मुश्किल है। तो एक तो इस पेपर की प्रॉब्लम ये थी कि आपको एक साथ में बहुत सारे फैक्ट जानने हैं, आप छोड़ नहीं सकते चीज़ों को, और फैक्चुअल नॉलेज लेनी है आपने। अब आ जाओ दूसरे क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन किसने पूछा है? ये भी इसी तरह से ले लिया उन्होंने। पहले एक पूछ लिया, जैसे आपसे ये पूछ लिया कि ये इस तरह का डांस कहाँ पे होता है। अब इस बार क्या कर लिया उन्होंने? अब देखो स्टेटमेंट पढ़ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ट्रू। जनता इससे कंफ्यूज हो गई थी पिछली सारी। क्या लिख लिया आगे? एक होता है, अभी तक क्या क्वेश्चन पूछते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ क्या लिख लिया? नॉट ट्रू, मतलब कौन सी स्टेटमेंट इनमें से गलत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको हटा दूं मैं नॉट ट्रू, अगर किसी को आसान करना है तो क्या लिखेगी इसमें? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नीचे वाली। ये मतलब बन गया ना इनडायरेक्टली। अब इसमें देखो क्या पूछा हुआ है। एक है खरियात एंड उजग जामा आर फेमस डांसेस, कल्चर वाला पार्ट है हिमाचल का। ये हिमाचल के क्या है? फेमस डांस है। स्टेटमेंट सही है। उसके बाद है भुंडा शांत एंड भोज, ये शिमला वाली एरिया में होता है। 3 बड़े बड़े मेले होते हैं और 3 दिन के होते हैं ये। अब इनको हिमाचल में क्या बोलते हैं? कुंभ, महाकुंभ बोलते हैं इनको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि 20 साल के बाद आता है, कहीं 20 साल के बाद, कहीं 18 साल के बाद, कहीं 25 साल के बाद। कुंभ मेला क्या आता है? ऐसे आता है ना, लंबे समय के बाद आता है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? कुंभ मेला बोला जाता है यहाँ पे। और तीसरा है मिंजर फेयर, स्टार्ट ऑन 2nd संडे ऑफ सावन। देखो कितनी बड़ी बात बोल दी। मिंजर मेला कहाँ पे होता है? देखो पहले क्या होता था क्वेश्चन, मिंजर मेला कहाँ होता है? ये तो बिल्कुल ही गरीब क्वेश्चन बना देना। अब ऐसा तो कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। अब आज से 5 साल पहले भी टफ था कि मिंजर मेला किस स्टेट में होता है, किस स्टेट में होता है, कितने लोग जानते हैं आप? चंबा में। अब देखो ये तो क्वेश्चन खराब हो गया, अब ये तो कोई पूछने वाला है नहीं है। आगे क्या पूछ लिया कि मिंजर फेयर स्टार्ट ऑन द 2nd संडे, और 2nd संडे पूछा, साथ में पूछ लिया मंथ ऑफ सावन।
अब अंग्रेजी वाला मंथ नहीं लिखा यहाँ पे, कौन सा लिख लिया, जो पुराने वाला है। समझ रहे हो आपको बात क्या हो रहा है। तो इस लेवल पे आपको ना सूझबूझ रखनी है आपने। अब ऐसा नहीं बोल सकते आप गांव में जाके मेरे को क्या मतलब है, मैं क्यों बोलूँ, जो लोकल में होता है ना, जैसे बोलते हैं ना जेठ आषाढ़ जो लोकल होता है, तो ऐसा नहीं कर सकता है कि हमें क्या लेना देने इससे। तो आपको ना बिल्कुल होता है ना धरती पे रह के बात करनी है, समझनी है चीज़ें आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। अगर आपके पेरेंट्स, अगर आपके दादा दादी बोलते भी नहीं बातें, तो आपको सुननी होती है, चीज़ें समझनी होती है कि हाँ ये हमारी प्रैक्टिकली यूज़ होनी है। इस लेवल का है, ठीक है जी। एक है जी चंब इज द सेक्रेड मार्क्स डांस परफॉर्म बाय लामास। ये कहाँ होता है, वो किन्नौर में होता है, और जहाँ जहाँ बुद्धिस्ट लोग हैं, मेनली लाहौल स्पीति में होता है। क्लियर है जी बात। तो इतना सारा इन्होंने क्या कर दिया, एक में जोड़ दिया। एक क्वेश्चन के, अब देखो कितने क्वेश्चन बना दिए यहाँ पे, 5-6 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन बनाया हुआ है, और ऊपर कंफ्यूज कर दिया क्या, नॉट ट्रू। और अब इस ऐसे क्वेश्चन की वजह से पहली बार ऐसा हुआ हिमाचल में जब लोगों से प्री का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ। लग रहा पता क्या बोल रहा हूँ। देखो आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, यूपीएससी में से होता था कि पेपर थोड़ा लेंथी लगता था, और इस बार हिमाचल में क्या हुआ, अच्छे खासे लोगों को, उनको क्या हो गया कि पेपर कैसे करते होते हैं हम, ऑब्जेक्टिव पेपर, एक रीडिंग करी, अपने जितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आए वो सारे अटेम्प्ट किए, फिर करते हैं दूसरी रीडिंग। अब यहाँ पे क्या दिक्कत हो गई, पहली रीडिंग की और दूसरे के लिए क्या हो गया, टाइम जाने लग गया। अगर जब टाइम जाने लग जाता ना, दिमाग फिर काम करता नहीं, प्रेशर में आ जाते हैं। फिर ये ऊपर लिखा ना नॉट ट्रू, ये नहीं पढ़ा जाता, दिखता ही नहीं, फिर क्लाउडी हो जाता है ना फिर दिमाग आपका, तो वो ये दिखेगा नहीं, तो फिर आपको फिर गोला मारते हो आप अपनी मर्जी से। फिर समझ गए बात। ये एक बहुत बड़ी चैलेंजेस वाले, क्योंकि पेपर क्या हो गया, लेंथी। अच्छा एक क्वेश्चन और है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू करेक्ट अबाउट द सोशल वेलफेयर प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल सरकार ने कुछ सोशल वेलफेयर स्कीम चलाई है। अब एक स्कीम है ई उड़ान पोर्टल, ये पूछा इकोनॉमिक सर्वेंट बजट में से। दूसरा है विशेष महिला उत्थान योजना, 2 स्कीम। तीसरी है मेधा प्रोत्साहन योजना, 3 स्कीम, ठीक है जी। चौथी है मुख्यमंत्री 1 बीघा स्कीम। 4 स्कीम कितने क्वेश्चन में है, 1 क्वेश्चन में। अब चारों के चारों को पता होनी चाहिए। अब नीचे बोल दिया चूज द करेक्ट वन, 2 और 3 ठीक है, 1 और 4 ठीक है, 4 ठीक है, और नन ऑफ द ठीक है, सब के सब गलत है। आंसर क्या है इसका। अब वहाँ पे फिर आप और चलो जाओगे, ऐसा क्या सोच सकता है कि 4 स्टेटमेंट सारी गलत तो नहीं होगी, एक आधी तो हो ही सकती है, पर यहाँ लगाते हो फिर अपना पढ़ा लिखा तुक्का कि ये हो सकता है। लग रहा पता। तो ये मैं इसलिए क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको कि ये बिल्कुल इस साल का पेपर है, जो अभी इससे पहले पेपर हुआ था। तो आपको इस तरह से तैयारी करनी है, बिल्कुल एकदम से कम्प्रिहेंसिव तरीके से। अब छोड़ नहीं सकते चीज़ों को, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन है पिछले साल आया हुआ, अरेंज द फॉलोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। नॉर्थ ये है ज्योग्राफी में से। अब देखो क्या लिखा है, आर्कटिक ओशन, ये तो सबको पता होगा आर्कटिक ओशन क्या होगा, ऊपर ही होगा ना। और फिर से मैं बता रहा हूँ, अगर टाइम भागता है ना और अगर आप प्रेशर में आते हो, ये आर्कटिक ओशन आपको लगेगा कि आप इतने कंफ्यूज हो गए, आर्कटिक ऊपर है कि नीचे है। ये तो पता होगा कि यार तो कोने में ही है कहीं ना कहीं, है ना। देखो अगर तो कोई इससे भी ऊपर सोचता है कि बीच में जैसे कहीं तो फिर और ही महान आदमी है। और उसके बाद है गल्फ ऑफ मैक्सिको, ये भी आपने सुना होगा, हडसन बे और बैफिन बे। अब कुछ ना कुछ न्यूज़ में रहा होगा पिछले साल ये। अब इसको अरेंज करना है। देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको ये पे, यहाँ पे हडसन बे यहाँ पे, और बैफिन बे यहाँ पे, और आर्कटिक ओशन यहाँ पे, ठीक है जी। अब इसको लगाना अपने ऑर्डर में, ही बनता है 2 3 4 1 का ऑर्डर। अब ये क्या होता है, जो भी न्यूज़ में रहता है ना पूरे साल भर, आपको वो समझना है। तो देखो ये 2 का पार्ट हो गया। एक तो पार्ट बन गया इसका वर्ल्ड ज्योग्राफी, और वर्ल्ड ज्योग्राफी में कौन सा पार्ट, मैप वाला पार्ट, और दूसरा क्या बन गया ये करंट अफेयर्स। इस तरह से आपने ईडीएल क्वेश्चन करना है। और देखो जैसे एक यहाँ पे इसी तरह से, जैसे इस बार हम देखते हैं यूक्रेन यहाँ पे ना, यूक्रेन यहाँ पे तो वॉर हो रही है इस बारी। अब देखो ना, ऐसा थोड़ा नहीं पूछेगा आपकी कि वॉर को लेकर ही पूछेगा कि आपसे क्या जानेंगे। क्या आप जानते हो यूक्रेन की ज्योग्राफिकल
जो उसकी लोकेशन है वो कहाँ पर है। अब इसके साथ सी ऑफ एजोब लगता है। अब देखो जिसको ये भी नहीं पता होगा कि ब्लैक सी लगता है, उसको सी ऑफ एजोब तो पता ही नहीं होगा ना। और इसके साथ कौन सी कंट्री लगती है, रशिया किस कहाँ जैसे बॉर्डर शेयर करता है इसके साथ, समझ गए बात। तो ये क्या करना है आपने, जो भी हमारी दुनिया में चल रहा है आजकल उसको आपने समझना है और करंट अफेयर देखना है। तो ये अप्रोच होनी चाहिए आपकी, जो भी करंट में हो रहा है उसकी आपको लोकेशन भी पता होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन है पॉलिटी वाला क्वेश्चन है, और देखो इसमें क्या कर दी इन्होंने, अमेंडमेंट पूछ लिया है। एक है फर्स्ट अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट और 103 अमेंडमेंट। तो एक हो गया पहला अमेंडमेंट, 44वां अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट और दूसरा 103 अमेंडमेंट। तो पहले अमेंडमेंट से क्या आया, तो आंसर है इसका फर्स्ट अमेंडमेंट से आता है। ये ना थोड़ा इधर मिल गया 9th शेड्यूल, ये हम सारा आगे बढ़ गए। तो पहले अमेंडमेंट से आ गया 9th शेड्यूल, और उसके बाद 44 अमेंडमेंट से क्या हुआ, 44 अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया, ऐसे मैच करना है। और उसी तरह से 86 से क्या आया, राइट टू एजुकेशन। तो इसको भी क्या करना है, यहाँ पे मैच करना है। तो एक साथ में कितने अमेंडमेंट पूछ लिए, 4-5 अमेंडमेंट्स। पॉलिटी का पार्ट है। और ज़्यादातर न्यूज़ में क्यों रहा ये, क्योंकि 103 अमेंडमेंट न्यूज़ में रहा। अब 103 क्यों न्यूज़ में था इस साल, 103 में क्या है अमेंडमेंट में, अगर किसी को पढ़ा होगा, EWS सुना ना, EWS का एक अलग से कोटा दिया गया है। तो वो जो EWS से जो कोटा दिया था, किससे दिया था, वो 103 अमेंडमेंट से, रिजर्वेशन फॉर EWS। तो न्यूज़ में था 103, और इसको और ज़्यादा बढ़िया बनाने के लिए क्या कर दिए, सारे और भी डाल दिए अमेंडमेंट, ठीक है ना। तो ये है, ये अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है। अब समझ गया बात। तो प्रीलिम्स में आपको किस लेवल का पढ़ना है। तो अब आज की डेट से हम ये नहीं बोल सकते प्री की तैयारी अलग से कर लो, मेंस की तैयारी अलग से कर लो। तो आइडियली आपका ये होना चाहिए, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो ना, साथ साथ प्री की भी होनी चाहिए, तो ही आप इस लेवल पे पढ़ के जाओगे, ठीक है ना। अब देखो अगला पार्ट आता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग ऑब्वियसली किसमें होगा, मेंस में। अब जो मेंस का जो पेपर होता है ना, मेंस के पेपर में आपके जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है वो होता है 28 टोटल नंबर क्वेश्चन हर एक पेपर में। मेंस के कितने पेपर हो गए आपके, जीएस के 6 पेपर हो गए ना, 2 पेपर 1 के, 2 पेपर 2 के, 2 पेपर 3 के, 6 पेपर हो गए। अब देखो हर एक पेपर का एक ही तरीका है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 28, और इस 28 में क्या देखो 15 क्वेश्चन शुरू के वो होते हैं 4 मार्क्स, 4 मार्क्स के, 4 मार्क्स। और जो 4 मार्क्स के आपको आंसर लिखने होते हैं, आपको ये इंस्ट्रक्शन दी होती है कि आपने लिखने हैं वो 40 वर्ड्स में। तो आप ज़्यादा कितने लिखोगे, 70 शब्दों में आपने वो ख़त्म करना है। वैसे उन्होंने क्या लिखा है 40 to 50, तो कितने वर्ड हो गए, 50 वर्ड्स। उसके बाद अगले 10 क्वेश्चन ये होते हैं 8 मार्क, जो कि आपको लिखना है कितने में, 150 शब्दों में, 150। और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 कॉलम क्वेश्चन है ये होता है 20 मार्क्स के, और ये लिखने हैं आपने कितने में, 450 शब्दों में, 450 वर्ड्स में लिखना है ये। क्लियर है जी बात। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना हो गया, 28। 15 क्वेश्चन 4-4 नंबर वाले, 10 क्वेश्चन 8 वाले, और 3 क्वेश्चन 20 वाले। अब देखना यहाँ पे, अब जैसे एक आधा क्वेश्चन वैसे बताता हूँ। अब जैसे व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान है, और उस संविधान में क्या होते हैं, अमेंडमेंट्स होते हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल रखा है कि तुम जो मर्जी चेंज करो, इस कॉन्स्टिट्यूशन को जितना मर्जी तुम चेंज कर लो,
बट एक चीज आप चेंज नहीं करते, दैट इज बेसिक स्ट्रक्चर। एक केस आता है केशव नंद भारती केस, उसमें बताया था। तो अब उसके बारे में लिखना है आपने। अब लिखना कितना देखो, सिर्फ और सिर्फ कितने में, 50 एंड 60 वर्ड्स में। अब तो इसका मतलब ये हुआ, तो 15 क्वेश्चन आपने कहाँ तक, यहाँ तक जो क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, ये आपने कितने में लिखना है, 4-4 मार्क्स के। और इन 15 में से क्वेश्चन जो लास्ट के 4 या 5 क्वेश्चन हो गए, वो हो गए हिमाचल जी के। जैसे देखो, अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्कस हाउ कल्चर डिवाइड हैज़ अफेक्टेड द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। देखो 2 बातें कर दी इन्होंने। कल्चर डिवाइड, कल्चर का अफेक्ट किस पे पड़ रहा है, पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल। सोच सकते हो कुछ आप इसके बारे में, हिमाचल का जो कल्चर है ना, वो किस तरह से कल्चर डिवाइड किसको अफेक्ट कर रहा है, पॉलिटिक्स। अब बताओ क्या लिंक है कल्चर के पॉलिटिक्स के साथ। और देखो अगर आप इस तैयारी में एक बार आ गया ना, तो आप ये समझ लो आपको ना सोचनी पड़ेगी चीज़ें, है ना, सारी चीज़ें पढ़ के तो नहीं आएगी, समझनी पड़ेगी ना। तो अब यहाँ से देखो दो चीज़ें आप समझो बात। अगर आप आज यहाँ क्लास में बैठ गए, अगर आपने आगे तैयारी करनी है सीरियसली, देखो एक तो क्या हो गया, आप ना आम आदमी की तरह नहीं हो आप, क्योंकि अब आम आदमी को क्या लेना देना इस चीज़ से, है ना। वो पॉलिटिक्स की बातें करने में एंजॉय करेगा, उसको वो है आम आदमी। थोड़ी बातें करेगा जयराम की, बीच बीच में वीरभद्र जी को लेके आएगा डिस्कशन में, वो है किसके डिस्कशन, आम आदमी की। बट आपको किस लेवल पे जाना है, पॉलिटिक्स का रिलेशन किसके साथ, ठीक है ना। और दूसरा आम आदमी क्या चले जाएगा, एक्सट्रीम चला जाएगा। उसको पिक्चर कैसे देखनी है, या तो वाइट या तो ब्लैक। अब देखो जैसे कोविड वाला समय आया, तो कोविड वाले में ना कुछ लोग क्या बोलते थे कि वैक्सीन नहीं लगानी, ठीक है ना, बोलते ना पोलर ओपिनियन, पोल बन गया है। एक पोल क्या बोलता है वैक्सीन बिल्कुल ख़राब चीज़ है, एक पोल क्या बोलता है वैक्सीन बिल्कुल सही चीज़ है। अब कई बार तो लोग इस तरह से भी इस तरह के डिस्कशन में फंस जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए डिस्कशन में। अगर मैंने बोल दिया कि वैक्सीनेशन करना चाहिए, सामने वाला बोलेगा नहीं लगानी चाहिए। क्लियर है बात। तो इस तैयारी में ना आप ऐसा हो ही नहीं सकते। अगर आपका ऐसा एटीट्यूड रहेगा तो तैयारी नहीं हो पाएगी आपकी, आप ना एक्सट्रीम हो जाओगे। तो अब क्या है कि ये है एक पार्ट और ये है दूसरा पार्ट। अब आप खड़े हो यहाँ पे, तो आपको अपनी समझ से, अपनी नॉलेज से कभी भी कोई भी चीज़ 100% नहीं हो सकती। 100% ये भी नहीं होगा कि वैक्सीनेशन के सारे फ़ायदे होंगे, 100% ये भी नहीं होगा कि वो तो चीज़ ही ख़राब है। क्लियर है बात। और इसके लिए देखो, अगर आपको एक या इस पोल में चले जाओ या उस पोल में चले जाओ, आसान है, क्योंकि आपको दिमाग नहीं लगाना, कुछ सोचना नहीं है। अगर आपको बताना है कि नहीं, देखो एक तरीका और भी तो हो सकता है बोलने का। अगर मैं बोलूँगा कि मुझे ये लगता है कि इस वैक्सीन के कुछ नुकसान है, आप मुझे वो बताओ, इसका मतलब ये तो एक बात पक्की हो रही है ना कि मुझे ये लगता है कि वैक्सीन ख़राब चीज़ है। बट मैं किस सेंस से बोल रहा हूँ, मान तो मैं ये रहा हूँ कि वैक्सीन गलत चीज़ है, पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ नुकसान होते हैं, मुझे ये बताओ बस। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही ख़राब है। तो आपके जो आंसर होते हैं ना मेंस, वो भी ऐसे होते हैं, क्रिटिकली इवेल्युएट, डिस्कस, मेक अ इन्फ्रेंस, है ना। तो अब अगर हम बात करें क्रिटिकली इवेल्युएशन की, तो क्रिटिकली इवेल्युएशन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर दो। क्रिटिकली इवेल्युएशन ये मतलब होता है जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की थी, आज हम जहाँ खड़े हैं, उसके बीच में क्या पॉजिटिव रहा और उसके बीच में क्या नेगेटिव रहा। अब जैसे पंचायती राज सिस्टम था, पंचायती राज सिस्टम 92 में स्टार्ट हो गया। उस दिन हमने किस लिए स्टार्ट किया था, ये बहुत बढ़िया हो जाएगा, तो 90s में ये स्टार्ट किया। आज कहाँ हैं हम, 2022 में। तो अगर हमें आपसे ये क्वेश्चन कोई पूछता है, क्रिटिकली इवेल्युएट द जर्नी ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया सिंस 1992 टू टिल डेट, अगर ऐसा क्वेश्चन है,
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ फिर से ब्लैक एंड वाइट वाली अप्रोच से नहीं चलोगे। आपको क्या करना पड़ेगा, 90% क्या बताओगे, 70% क्या बताओगे इसकी पॉजिटिव, और 20% क्या बताओगे आप इसकी नेगेटिव। नेगेटिव मतलब जो उसकी चैलेंजेस आई होगी। जैसे मान लो प्रॉक्सी बाय हस्बैंड, प्रधान बनती है वाइफ और असली प्रधान बनता है कौन, पति। क्या होगी वो, देखो एक हिसाब से वुमेन को जो सीट्स रिजर्व है 50% हिमाचल में, 50% सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। दैट इज पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ पंचायती राज सिस्टम। और वुमेन 50% सीट लेके भी फिर भी कंट्रोल किसके हाथ में है, मैन के हाथ में। वो क्या हो गया इसका नेगेटिव साइड। तो आपने 70% बोला इसका फायदा, और 20% क्या बोला आप इसने थोड़ा सा चैलेंजेस, और अगला जो 10% क्या बोलोगे आप, जो ये चैलेंजेस है ना इसको ठीक करने का सोल्यूशन। आपके पास कुछ आइडिया तो होना चाहिए कि अगर वुमेन की जगह उसके हस्बैंड की प्रॉक्सी चल रही है तो इसका मतलब कुछ दिक्कत है, और उनको ठीक भी तो किया जा सकता है। उसके लिए क्या दोगे आप, सजेशन। और सजेशन किसी कमेटी की रिपोर्ट दोगे कि रिसेंटली कोई कमेटी बैठी थी, या तो अपनी कुछ बात बोलोगे। क्लियर है ना बात। अब देखो ना, अब यहाँ पे जैसे मैं भी बता रहा था, अगर आप अब यहाँ ऐसी बातें नहीं करते आप, ये पंचायती राज तो सिस्टम ही गलत है ना। कई लोग तो इतने एक्सट्रीम हो जाते हो तो बोलते तो हमारा तो देश ही खराब है ना। अब देखो कितनी कितनी बड़ी लेवल की बात है उनकी। अब वो बोलते हैं कि देश में तो है ही गड़बड़ है, पॉलिटिक्स तो खराब है ना। कोई लोग आपको बोलेगा भी ये तो तैयारी खराब है, तो जवानी खा जाती है पूरी। समझ गए बात। तो अगर यहाँ भी पंचायत में भी ऐसा ही है, ये बोलना बड़ा आसान है ना पंचायत राज बिल्कुल ख़राब है, ये बोलना भी बहुत आसान है पंचायत राज तो बहुत ही बढ़िया है। बट अगर आपको ये 20% ढूंढना है ना अच्छे वाली चैलेंजेस, और साथ में देने 10% सोल्यूशन, तो उसमें लगेगा दिमाग। तो पहली बात क्या बोली मैंने आपको, तो आपको एक आम आदमी की तरह से थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचना है, और एक्सट्रीम नहीं होना है। और अगर आपका बिलीफ सिस्टम है भी, या किसी कास्ट के साथ, या किसी धर्म के साथ, या किसी नेता के साथ, वो रखो साइड में, क्योंकि आप यहाँ पे क्या करने जा रहे हो, तैयारी करने जा रहे हो ना। तो इसलिए आपको क्वेश्चन में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपसे। क्लियर है बात। तो इसलिए मैं क्या बता रहा था आपको, तो आपको आम आदमी से थोड़ा आप ये समझ लो कि आप अपने लेवल में जो तैयारी कर रहे हो आपको थोड़ा सा डिफरेंट होना है ना। अब दूसरी चीज़ ये है कि इसका मतलब आपको थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना पड़ेगा, है ना। जो लोग कर रहे हैं वो तो ऑर्डिनरी चीज़, देखो ऐसा नहीं कि पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, अपने फील्ड में तो सब देखो आपके पेरेंट्स भी कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ें कर रहे होंगे, बट यहाँ पे क्या होना पड़ेगा, फिर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना पड़ेगा। और अब इस सब के साथ इतना बढ़िया पढ़ के एक्स्ट्राऑर्डिनरी होके फिर भी सिलेक्शन कुछ पता नहीं है, तो रिस्क फैक्टर इज ऑलवेज देयर। तो ये भी समझना आपने, आप अपनी खुद की कमिटमेंट से आए हो ना। यहाँ लोग देखो जो तो आए हो घर वालों तक के मार के भेजे है, उनका तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप खुद आए हो ना, खुद अपनी इच्छा से तैयारी कर रहे हो, तो आज से 1 साल बाद 2 साल के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद लोगे। फिर नहीं ऐसा ब्लेम करना, बोलोगे कि घर वालों ने मुझे ठीक नहीं दिया। फिर कई लोग तो और ही ब्लेम में चले जाते हैं, मेरा तो बचपन में भी ठीक नहीं था, स्कूलिंग ही ठीक नहीं थी। कोई तो और एक्सटेंडेड फैमिली चले जाए, बुआ ने फ़ोन किया था 10 बार मेरे को, उसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ था, समझा। फिर एक दिन पता क्या हो जाए, फिर आप ना ये चीज़ आज डिसाइड करना कि आप ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म में, एस्केपिज्म में विश्वास नहीं रखोगे, क्योंकि आपका खुद का डिसीजन है ये। तभी आप तैयारी करो ना, फिर एंड में फिर गाली मारोगे कोचिंग वालों के साथ में, और ना मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। और ये बात अभी समझ लो आप, क्योंकि आप भी खुद की रिस्क है ये। अगर आप इतनी रिस्क उठाने की कैपेसिटी रखते हो ना, तो ही बोल रहा हूँ कि दैट्स वाई यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आप समझ लो, आपको ऐसा करना पड़ेगा। चले गए 2 साल, चले गए फिर, है ना। और ज़्यादा ऐसा उम्मीद करने की ज़रूरत भी नहीं है कि कई बार लगा ना कि एक बार कोई लड़का है, उसका कहता प्री नहीं हुआ 1 साल, कहता सर मेरा तो मन करता है ट्रेन के नीचे सीट लगा दो अपना। बताओ ये तो किस लेवल की बात है, ये एक्सट्रीम हो गया ना काम। और ये 3 बातें आप समझ लो। एक तो क्या है कि आपको थोड़ा सा अलग से थोड़ा करना है, सोचना है, और अपनी आपकी खुद की चॉइस है। या सोच लो 2 साल के बाद फिर आप ब्लेम गेम खेल रहे हो, तो नहीं चलेगा ना। तो अब इसीलिए मैं देखो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द कल्चर डिवाइड हैज़ अफेक्टेड द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल। अब आप खुद सोचना कर में एक क्वेश्चन और है, क्रिटिकली
एग्जामिन द रोल ऑफ वुमेन इन पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। अब देखो दो शब्द लिखे हैं यहाँ पे, एक है क्रिटिकली, फिर से बता रहा हूँ क्रिटिकली का मतलब कभी भी क्रिटिसिज्म नहीं होता। क्या होता है, जहाँ से आपने जर्नी स्टार्ट की थी, जहाँ आप खड़े हो वहाँ पे आप क्या देखते हो। अगर आप मान लो कल के लिए सिलेक्शन हो गया आपका, आज यहाँ पे एंटर क्लास लगा रहे हो आप, 2 साल के बाद आप STM बन गए, अगर तब भी कोई पूछेगा ना आपसे क्रिटिकली अपनी जर्नी बताओ, तो क्या आप सारी बातें बढ़िया बढ़िया बताओगे। टॉप भी कर गए आप, टॉप करने के बाद भी 20 चीज़ें आप ऐसी होगी आपकी जो बोलोगे कि तू ना करना है गलती, वही क्या होगी क्रिटिकल इवेल्यूएशन। तो आप बोलोगे 70 चीज़ें मैंने ये की थी, इसकी वजह से मैं आज STM हूँ, बट उसके बाद भी 30 चीज़ें क्या थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, वो आप मत करना। और साथ में क्या दोगे आप, कुछ सजेशन कि ऐसे आपने इसको डील करना है। दो थी क्रिटिकल इवेल्यूएशन। एक होता है एग्जामिन, एक शब्द क्या लिखा है यहाँ पे, एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब क्या होता है, बड़ी ऐसी नज़रों से देखना है आपने कि क्या हो रहा है। जैसे पेपर एग्जामिनर होता है ना, वो हर चीज़ देखता है, हर एक मतलब मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होती है उसकी, आपकी हैंड राइटिंग से लेकर, आपके पॉइंट से लेकर, आपके कंक्लूजन से लेकर सब कुछ देखता है। तो यहाँ पे साथ में क्या करना है, एग्जामिन। और किस क्या करना है, एग्जामिन रोल ऑफ वुमेन इन द पॉलिटिक्स ऑफ हिमाचल। क्योंकि पेपर कौन से वाला है, पेपर 2 है ये, पेपर 2 ज़्यादातर किससे डील करता है, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड IR। क्लियर है जी। एक क्वेश्चन है, डिस्कस द हिमालय हिल स्टेट रीजनल काउंसिल इन द फ्रीडम स्ट्रगल मोमेंट। ये भी हम हिस्ट्री वाला पार्ट है, समझ गए बात। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, जो 15 क्वेश्चन है, 4 नंबर के क्वेश्चन है। अब देखो 15 क्वेश्चन है, अब 15 क्वेश्चन आपने कितने समय में कंप्लीट करना है। अब आप अपने मन से बताना, टू द पॉइंट लिखना है आपने, बड़ा क्रिस्प आंसर लिखना है। देखो फालतू बातें कर नहीं सकते यहाँ पे, क्योंकि आपका शब्द कम है। और लिखना कैसे होता है क्वेश्चन, पॉइंट में। अगर आपको 4 नंबर क्वेश्चन है, कम से कम कितने पॉइंट लिखने हैं आपने, 6 पॉइंट। और 6 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो 6 मैसेज कन्वे करते हैं, है ना। ऐसा नहीं बोल सकते ना आप कि अगर मान लो आपसे ऐसे सिंपली पूछ लिया कि हिमाचल के बारे में लिखो, आपने लिख लिया हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा लिख लिया हिमाचल प्रदेश इज़ ए ब्यूटीफुल स्टेट, दूसरा पॉइंट, है ना। और तीसरा लिख लिया हिमाचल प्रदेश सिचुएटेड इन द लैप ऑफ हिमालय। असल में तो एक ही पॉइंट हुआ ना ये, आप ऐसे तो लिख सकते हैं हिमाचल प्रदेश इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट सिचुएटेड ऑन द लैप ऑफ हिमालय। यहाँ पे एक, अब आपने क्या कर दिया, 3 पॉइंट लिख लिए, किसके, बनना क्या था, 1 पॉइंट। तो ऐसे नहीं बनेगा, तो आपको कितने लिखना है, 6 पॉइंट, और जो 6 बातें कन्वे करेगी, 6 चीज़ें कन्वे करेगी। तो अगर आपने एक क्वेश्चन को 6 पॉइंट लिखना है कम से कम, और वो लिखने होते हैं कीवर्ड्स के साथ, है ना। तो यहाँ पे आप ये भी थोड़ा सीखोगे कीवर्ड्स होते क्या है, कैसे उनको यूटिलाइज करते हैं। जैसे मान लो अभी इंडिया और पाकिस्तान है, मान लो इंडिया और पाकिस्तान आपस में बड़े दुश्मन स्टेट है, और एकदम से कुछ ऐसा हो जाए, एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच हो जाए इन दोनों के बीच में, तो क्या बोलेगा मैं इसके लिए हम एक कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। सो दिस गेम कुड बी सीन एज अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर बिटवीन 2 कंट्री। अब आप क्या अंडरलाइन करोगे यहाँ पे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। समझ रहे बात, मतलब कीवर्ड का क्या महत्व है कि आपकी पूरी बात कितने में ख़त्म हो गई, एक सेंटेंस में, और थोड़ा स्टैंडर्ड भी लगता है कि चलो हाँ ठीक, अच्छा लिखा हुआ है। तो आप सच्चे मन से बताओ कि 15 क्वेश्चन के लिए अब कितना टाइम चाहिए आपके पास, और आप दिमाग में क्या रखना है आपने, एक पेपर का अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कितने हैं, 3 घंटे। तो अगर अभी लिखने का दूँ मैं आपको, तो 15 क्वेश्चन कितने मिनट में लिखोगे आप, कोशिश करना आप घर जाके। तो इसका मतलब ये है कि 15 क्वेश्चन पता कितने मिनट हो जाए हमारे कंप्लीट, कम से कम 40 to 45 मिनट में, इतने में अगर आप कर पाते हो। 15 थी 45, मतलब एक क्वेश्चन ये वाला 2 या 3 मिनट में आपने कंप्लीट करना है। सोचना भी है, कीवर्ड भी आने चाहिए, और लिखना भी है, ठीक है जी बात। तो इसका मतलब अब देखो ना, आप क्या चीज़ आ रही है आपके सामने, नॉलेज के साथ साथ आपकी राइटिंग स्किल। अभी हम आगे डिस्कस करेंगे उसको किस तरह से, ये क्लियर है बात। अब अगले क्वेश्चन देख लो। अब आप
आगे 15 से आगे कितने आगे 8 नंबर क्वेश्चन। अब ये लिखना है 150 शब्दों में, एक पेज भरना है उसका। अब 150 शब्दों में है तो अब यहाँ कितने मिनट चाहिए आपको एक क्वेश्चन के लिए? यहाँ लिखने 8 नंबर क्वेश्चन है, कम से कम 8 पॉइंट, 8 नंबर क्वेश्चन है और पॉइंट कितने लिखोगे आप? 8 पॉइंट। अब यहाँ कितना टाइम चाहिए? अब यहाँ समझ रहे हो ना आप, तो मेंस आंसर राइटिंग में आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, और स्पीड तब अच्छी बनेगी जब आपको आता होगा और साथ में किसकी हेल्प ले रहे हो आप? कीवर्ड्स की, अच्छे से कीवर्ड यूज़ कर रहे हो। और देखो जैसे डिस्क्राइब द बेसिक फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्या पूछा हुआ है? बेसिक फिलॉसफी, इज इट रेलेवेंट इन द इरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इंडियन फिलॉसफी देखो ना, बेसिक फिलॉसफी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ दे रखी है? संविधान पढ़ा ना, संविधान नहीं, प्रियम्बल किताबों में लगा था ना, पहले लगा था प्रियम्बल में, वी द पीपल ऑफ इंडिया, लिबर्टी, इक्वलिटी, ये बातें। ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि बेसिक फिलॉसफी है क्या है, इसको क्या करना है? डिस्क्राइब। तो किसके बारे में लिखना है? प्रियम्बल के बारे में। और अगला पार्ट क्या बना दिया? आज के ग्लोबल वर्ल्ड में क्या ये काम करेगा? क्या ये एक लाइट हाउस बन के, लाइटिंग हाउस बन के किसके लिए काम करेगा? पूरी दुनिया के लिए। तो इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हो गए हैं? 2 पार्ट। फर्स्ट पार्ट क्या है? इंडियन प्रियम्बल है क्या है, और दूसरा क्या है कि दुनिया को आज की डेट से बड़ी है ना, लड़ाकू लड़ रहे हैं, इधर हो रहा है, ये हो रहा है, क्या दुनिया के लिए हेल्प करेगा नहीं करेगा, उस एंगल से देखना है। और इसी तरह से इसके अंदर एचपीजी के क्वेश्चन हो जाएगा 1-2, इसमें बीच में देखो कहीं, ठीक है ना। तो 8 क्वेश्चन कौन से हो गए आपके? बड़े क्वेश्चन। उसके बाद 3 क्वेश्चन आगे कौन से वाले? 20-20 नंबर के। देखो इनके क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही बड़ी है। जैसे एक क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन देख लो, 20 नंबर का है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। देखना आपको मैं सिलेबस में दिखाता हूँ, क्वेश्चन सीधा सिलेबस में होता है। देखो यूपीएससी और हिमाचल में फ़र्क है। यूपीएससी पता क्या करता है? सिलेबस का अंदर उसके मीनिंग में जाके उसमें से क्वेश्चन निकालता है। हिमाचल क्या करेगा? जो लाइन सिलेबस में लिखी है ना, जैसे यहाँ लिखा है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, उसके आगे लगा लेगा व्हाट, वाई, इम्पैक्ट, है ना। जो सेंटेंस होगा वो वहीं से उठेगा। अब देखना, अगर आप पेपर 2 देखोगे ना, देखो ये देखना आपने 2021 पे मिल गया। अगर ऑनलाइन वालों के कुछ क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं, मिल गया। अब देखो सब यूनिट 3 यहाँ लिखा है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011, मिल गया। और देखो क्वेश्चन क्या बना हुआ है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिमाचल पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 हैज लेड द एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन एंड फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन द स्टेट, डिस्कस। अभी आप कुछ नहीं समझ पड़ा ना, कुछ क्या समझा आप? ऐसे समझ, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया आपने, पढ़ लिया क्वेश्चन को, पढ़ लिया आपने, और अब इसको देख पढ़ो सिलेबस को। इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, सिलेबस पढ़ो एक बारी, आप ये समझोगे कितने शब्दों से आप फेमिलियर हो। देखो अब ये क्वेश्चन पता क्या, अगर जैसे हम पढ़ते होते ना, पढ़ने का तरीका क्या रहता है हमारा, देखो अब इस तरह से है। देखो क्या लिखा है शब्द सिलेबस में, क्या है? अब नॉर्मली समझना आप, सबसे पहले क्या है? देश में कौन है? गवर्नमेंट। तो सबसे पहले क्या है? गवर्नमेंट। तो पढ़ने का तरीका तो पढ़ नहीं रहे, मैं बोलूँ कि हमारी अप्रोच कैसी रहती है पढ़ने की। अब गवर्नमेंट के नीचे क्या है? सच्चाई में तो ऊपर रहेगा, सिटीजन ऊपर होता है। गवर्नमेंट क्या होती है? सिटीजन की सर्वेंट होती है। बट अभी हम इस तरह से बन रहे हैं। जब गवर्नमेंट अपने एक्शन मोड में आती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? गवर्नेंस। जब वो काम करने लग जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? गवर्नेंस। गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट के और सिटीजन के बीच में रिलेशन क्या है? गवर्नमेंट हमें क्या देती है? पब्लिक सर्विसेज की क्या डिलीवरी, जिसको क्या बोलते हैं हम? इफेक्टिव पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी। अब पब्लिक सर्विस डिलीवरी क्या हो सकती है? एजुकेशन कौन देता है? सरकार। हेल्थ सरकार। बढ़िया सी रोड बना के गवर्नमेंट। देखो जैसे अगर हमारी कोई डिमांड पूरी नहीं हो रही है
गवर्नेंस का एक पार्ट है दैट इज ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जहां पे अपन क्या करेंगे, हम शिकायत। देखो गवर्नमेंट क्यों है यहाँ पे, गवर्नमेंट इसलिए है, हमने गवर्नमेंट इसलिए बनाई है कि हमें बहुत सारी सर्विसेज देगी। अगर कोई नहीं दे रहा है तो हम क्या करेंगे, शिकायत। ये जो शब्द है ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म, दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ सिलेबस। अब देखो सरकार हमें सर्विसेज दे रही है, जहां पे मैं नहीं, जैसे अगर आपने देखो ना, आपने एक सुना है मुख्यमंत्री हेल्पलाइन संकल्प वाली 1100 नंबर, क्या मतलब है उसका। अब देखो जैसे अगर मान लो आईजीएमसी में मुझे जाना है हॉस्पिटल में और मुझे अपनी कोई ट्रीटमेंट करवानी है, तो वो बोलते हैं कि आज मशीन खराब है, तो गवर्नमेंट वाज सपोज टू गिव मी सर्विस, बट उन्होंने क्या बोल दिया कि जो मशीन है वो काम नहीं कर रही है। तो अब मुझे तो सवाल पूछना है ना, मुझे ये सर्विस क्यों नहीं मिल रही है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं किसको फ़ोन करूँगा, संकल्प हेल्पलाइन में। वो कौन सा पार्ट बन गया मेरा, ग्रीवेंसेस रिड्रेसल का मैकेनिज्म वाला पार्ट, जहाँ पे मेरे ग्रीवेंसेस, मेरी आवाज़ सुनी जाएगी। तो अगर वहाँ से मुझे रिप्लाई आता है कि हम आपके ग्रीवेंसेस को दूर करेंगे, तो ठीक हो गया ना। तो अब ये जो गवर्नेंस थी ना, वो क्या बन गई, गुड गवर्नेंस। कल मेरे को वहाँ से फिर फ़ोन आता है कि आप आइए, मशीन ठीक हो गई है और अब आप अपना करवाओ जो भी करवाना है। और फिर एक फ़ोन पता क्या आता है उस वहाँ से एक और, कि अब आपकी कंप्लेंट को हम क्लोज़ करें। तो पहली बार ऐसा हो रहा है हिमाचल में कि कंप्लेंट क्लोज़ करने के लिए किसकी कंसेंट चाहिए, जिसने कंप्लेंट डाली है। और ये क्या हो गई, इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी अलॉन्ग विद गुड गवर्नेंस। इफेक्टिव गवर्नेंस हो गया ना, तो ये बढ़िया हो गया। अगर आपकी सुनवाई तब भी नहीं हुई, एक सुना होगा आपने जनमंच, जनमंच सुना ना, जहाँ पे कौन आते हैं, मिनिस्टर आएगा, लोकल ऑफिसर्स आएंगे, लोकल लोग आएंगे अपने ग्रीवेंसेस को लेकर, वहाँ पे फिर उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, ठीक है ना। देखो अगर हमारे पास ऊपर सरकार है, सरकार और मेरे बीच में क्या है, डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का, और डिलीवरी ऑफ सर्विसेज मुझे बहुत अच्छे से मिल रही है, मेरे ग्रीवेंसेस सॉर्ट आउट हो रहे हैं, तो उसका मतलब गुड गवर्नेंस है, बहुत बढ़िया है। तो अगर इसको और इफेक्टिव बनाना तो क्या होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, समझ ना बात को। अगर ये सारी चीज़ें होगी तो ये तो बेनिफिशियल है ना ये, तो अल्टीमेटली किसको एम्पावर करेगा, ये सिटीजन्स को, है ना। तो अब मैं अपने आप को क्या समझता हूँ, 100% एम्पावर्ड। क्लियर है ना बात। तो इस तरह से इसका पढ़ने का तरीका है। तो अब देखो, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। अब हमारे देश में, हमारे स्टेट में इम्प्लीमेंट हुआ लॉ, जिसमें क्या बोल दिया, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, अगर आप इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और उसी तरह से क्या बन गया, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, कम से कम 200 सर्विसेज उसमें रखी हुई है जो आपका क्या है, राइट है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं मैं आपको, सॉइल की जो टेस्टिंग करनी होती है, सॉइल टेस्टिंग होती है ना, तो जो सॉइल टेस्टिंग है ना, क्या है आज की डेट से, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का पार्ट है। अगर आपको अपने खेत की सॉइल को टेस्ट करवाना है, आप सरकारी लेबोरेटरी में भेजते हो ना, तो 15 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, आपको वो टेस्ट करके रिपोर्ट मिल जाएगी। जैसे आरटीआई मिलते हैं ना रिपोर्ट आपको, वैसे ही है भी। अगर नहीं मिलेगा तो कहाँ जाओगे आप, फर्स्ट एपिलेट। फिर भी आप सेटिस्फाइड हो तो कहाँ जाओगे आप, सेकंड एपिलेट। लग रहा है पता क्या बोल रहा हूँ मैं। तो अब ये पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट क्या है, इम्प्लीमेंट तो हो गया है। अब ये बोल रहा है हैज़ लेड टू द एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। क्या इसने सच में सिटीजन को एम्पावर किया है, तो जैसे मैंने बताया कर ही रहा है ना। और फिक्सिंग द अकाउंटेबिलिटी, देखो 2 शब्द है सिलेबस में ही है। अगर आप देखोगे, आप अगर देखो ना, आप यहाँ देखना, मैं बताता हूँ सिलेबस में काम है। चलो बात दिख नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। तो देखो 2 शब्द होते हैं, एक होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक होता है अकाउंटेबिलिटी। यहाँ किसकी बात की जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात नहीं की जा रही, किसकी बात कर रही है, अकाउंटेबिलिटी। तो क्या फ़र्क होता है दोनों में, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड, एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक है अकाउंटेबिलिटी, क्या फ़र्क हो, ऑनलाइन में बता सकते हैं। देखो ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमेशा काम से पहले,
जैसे आज मैं बोलूँगा कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको पढ़ाना, ठीक है ना। और अकाउंटेबिलिटी ज़्यादातर कब आती है, काम के बाद, कि आपने बोला कि आपको पढ़ाऊँगा मैं, आज क्या ले रहा हूँ मैं, मान लो रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट आज अकाउंटेबल थोड़ी नहीं हूँ मैं। अगर आपको कुछ आता नहीं है आज, तो आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर दैट। अगर आप 6 महीने के बाद आपको कुछ भी नहीं आता, तो उसमें क्या हो सकता हूँ मैं, मेरी क्या बनती है, अकाउंटेबिलिटी। तो जनरली रिस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है, टास्क के पहले, और अकाउंटेबिलिटी कब आती है, टास्क के बाद। तो अब क्या बोल रहा है ये, तो अब देखो इस क्वेश्चन को तोड़ोगे ना आप, हमेशा में क्वेश्चन तोड़ने पड़ता है। तो 3 क्वेश्चन की बात कर रहा है। पहला क्वेश्चन है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट, राइट। दूसरा है किसकी, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन। अब एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन से क्या समझते हो आप। तीसरा है क्या, अकाउंटेबिलिटी। और चौथा जो मेन पार्ट है, जो इसके बिल्कुल जिसके अंदर सब छुपा हुआ है, दैट इज गवर्नेंस। वो क्या है, गवर्नमेंट इन एक्शन मोड, वो क्या बन गई, गवर्नेंस। तो इस तरह से आपको ऐसी अप्रोच रखनी है जब आप क्या करोगे, 20 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। कम से कम 500 शब्दों में लिखना है आपने ये। तो अब देखो 8 नंबर के, 4 नंबर के 15 क्वेश्चन, 8 नंबर के 10 क्वेश्चन और 20 नंबर के 3 क्वेश्चन, और आपके पास समय कितना है, 180 मिनट। 180 मिनट है। देखो मिनटों में बात करोगे आप, अब घंटे छोड़ जाओ। अगर मिनट से बात करोगे, 180 मिनट है आपके पास। क्वेश्चन कितना है, 28। अब एक क्वेश्चन को एवरेज कितना मिनट जाएगा, कितना बनेगा, सी से 8 भी देना है आपने ऊपर, थोड़ी कैलकुलेशन होनी चाहिए आपकी। 5-6 मिनट, 7 मिनट, इतने तो हो गए ना। तो इसका मतलब है कि आपका एक क्वेश्चन के लिए कितना जाएगा आपका, 7 मिनट्स। और जिसमें 7 मिनट किसकी बात कर रहा हूँ मैं, अभी तो आप 7 मिनट तो आप 4 नंबर वालों को दोगे। 4 नंबर वाला भी है उसमें, 8 नंबर वाला भी है, और उसमें 20 नंबर वाला भी है। तो अब ये भी आपको दिमाग में रखनी है बात। तो दिमाग में आपने वो चीज़ रखनी है, पहले सिलेबस, फिर हमने अभी क्या पढ़ा, पिछला प्री का क्वेश्चन, और साथ में क्या, उस क्वेश्चन का क्या लेवल है जो प्री में पूछे जा रहे क्वेश्चन, और जिसके लिए आप असल में तैयारी कर रहे हो उसका क्या, वो क्या चीज़ है, कौन से वाला, मेंस वाला, और ये जो टाइम क्या है। और देखो अगर इसको और ज़्यादा सही से समझना है, एक चीज़ देखो, अब जो आपके लिए जो रिक्वायर्ड चीज़ है, देखो 3 शब्द हैं यहाँ पे, एक है नॉलेज, एक है स्किल, और एक है सब्जेक्टिविटी ऑफ एग्ज़ाम। अब देखो नॉलेज तो क्या होगी, दिन दिन की गेन होती रहेगी आपकी, बट जो स्किल है ना, वो क्या आपको सीखनी है। अगर मैं आपको ये बोलूँ, आप अभी लिख लो, आपको बोल दूँ, जैसे आता ना बचपन में ऐसे, मेरा प्यारा हिमाचल, एक आता था, गाय पे भी आता था, उससे थोड़ा ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो अब देखो मेरा प्यारा हिमाचल सबको पता है ना। अब कितने लोगों को लगता है कि हिमाचल के बारे में आपको एक अलग से क्लास होनी चाहिए, बेसिक बातों के लिए ज़रूरत नहीं है ना। तो इसका मतलब है मेरे ख्याल से आप लोगों के पास एक सफिशिएंट नॉलेज है। अगर आपके सामने एक अंग्रेज आ जाए, वो बोले कि अपने हिमाचल के बारे में मुझे 100 शब्दों में लिख के दे, एक, और आपका लिखा हुआ ऐसा हो, अंग्रेज के सामने पिक्चर क्लियर हो जाए, उसके सामने सच में हिमाचल दिख जाए उसको, ऐसा लिखना है आपने। अब लिखने को तो आप कुछ भी लिख लोगे। अब मान लो आपको लिखने में आ रहा है कि हिमाचल सरकार पेपर नहीं निकाल रही है, आपने पहली लाइन लिख ली है, तो हिमाचल के प्रति सच्ची बात है ना वो, कि पिछले 4 साल से कोई पेपर नहीं निकला, तो वो तो सच है ना। और या तो लिख लिया आपने हिमाचल प्रदेश का आज की डेट से जो सीएम है वो जयराम ठाकुर है। झूठ तो नहीं है इसमें, बट क्या ये आंसर हो सकता है, जो नहीं हो सकता। तो नॉलेज तो आपके पास है, बट आपको क्या चाहिए, स्किल। अब स्किल कैसे आएगी, देखो ये आएगी करने से। मैं देखो ना, जितनी मर्जी आप थ्योरेटिकल बातें पढ़ लो,
जैसे जैसे होता है ना कि कोई चीज़ हमने करनी होती है, अगर हमने मान लो हमने स्विमिंग सीखनी है, मान लो कि आपको कुछ पढ़ाया जा रहा है कि ये स्विमिंग का कुछ कुछ पार्ट्स होता है, बट कुछ परसेंट पार्ट किसका है, जब आप स्विमिंग करने जाओगे तो अब देखो ना, अगर आप पढ़ोगे तो आपकी नॉलेज ना दिन दिन की बढ़ती रहेगी, इन्फॉर्मेशन बढ़ती रहेगी। और जैसे आज मैंने बोला नगरकोट फोर्ट, गजनी ने उस पर अटैक किया, हमने क्वेश्चन में देखा था ना पीछे, तो वो क्या हो रही है, आपकी नॉलेज आ रही है आपके अंदर। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, हिमाचल के बारे में आप बचपन में सुनते आ रहे हैं, सबको पता है हिमाचल में क्या होता है। हिमाचल हिमालय में बसा हुआ है, इन बाउंड्री के साथ लगता है ना। और हिमाचल का कुछ ग्रेटर हिमालय में फॉल करता है, कुछ मिड में करता है, कुछ शिवालिक में करता है ना। और हिमाचल का जो कल्चर है, अपर शिमला वाला कुछ और है, लोअर वाला उन्ना वाला थोड़ा पंजाब से इन्फ्लुएंस्ड है, यही बात है ना हिमाचल की। और हिमाचल को देवभूमि बोला जाता है ना। और आजकल टूरिज़्म के लिए और इको टूरिज़्म के लिए, है ना, इनके लिए फेमस होता जा रहा है। तो ये सारी बातें ऐसे तो नहीं कि आपको पता नहीं होगी। अब फिर भी आपको 200 शब्दों में लिखना है, वो नॉलेज आपके पास सफिशिएंट है, बट है क्या नहीं है, लिखने की स्किल नहीं है। तो आप देखो ना, अब स्किल देखो तो दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली चलेगी आपके पास। लिखोगे आप उसको जिसकी आपको नॉलेज होगी, और नॉलेज के लिए क्या ज़रूरी है, कुछ स्किल्स होना ज़रूरी है। अब ये स्किल देखो, जैसे अभी एक एग्जांपल दो, बल्कि मैं कल भी इसको डिस्कस कर रहा था। अगर आपको जैसे अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था गोरखा इन्वेजन, देखा ना सिलेबस में, अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया कि गोरखा इन्वेजन के इम्पैक्ट ऑन द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल, गोरखा इन्वेजन के इम्पैक्ट किस पे, हिमाचल की हिस्ट्री के ऊपर। अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा गोरखा के बारे में, आप नॉर्मली बोल सकते हो ऐसा कुछ कि क्या इम्पैक्ट हो सकता है, पढ़ा कुछ नहीं है, कुछ तो नॉलेज होगी आपके पास। देखो ना, एक बात बताओ आपको, मैं बताता हूँ कि अभी मैं क्या करूँ, उसको बड़े बड़े पार्ट बना दूंगा इसके, वैसे ही ये थोड़ी स्किल की बात है ये। अब मैं जल्दी जल्दी क्या करूँगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ऐसे मोटे मोटे बना दिए, ब्रॉड सा फ्रेमवर्क बन गया। उसके बाद क्या देखूंगा मैं, पॉलिटिकली किसके लिए कॉज चैलेंज कर रहे थे वो, पहले वो किसके लिए चैलेंज किया उन्होंने, ब्रिटिशर्स, क्योंकि उस टाइम कॉलोनियल पावर कौन थी यहाँ पे, ब्रिटिश। ठीक है बात, विदाउट हमें इंफॉर्मेशन वो भी बोल रहा हूँ मैं। दूसरा, द कॉज प्रॉब्लम फॉर लोकल राजा, ठीक है जी बात। और उसके बाद इकोनॉमिक रिलेशन, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई बाहर से आएगा तो क्या करेगा वो, सबसे पहले लूट मार करेगा, जीडीपी डाउन जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ये कौन से बन गई, इसके इकोनॉमिक पार्ट। उसके बाद सोशल एंड कल्चरल, उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे टाउन बनाए, फोर्ट बनाए, इवन टेम्पल बनाए, है ना। और रिलीजन से क्या है, हिंदू है, क्लियर है ना बात। अब ये क्या है, ये तो नॉलेज की बात हो, यहाँ क्या बात हुई सिर्फ आपकी, यहाँ पे आपकी स्किल अप्लाई हो रही है कि आप क्वेश्चन को कैसे फ्रेम कर रहे हो। अब कई लोग पता कैसे होता है ना, उनको ज़्यादा आता भी नहीं है, उनकी जो आपकी प्रीवियस नॉलेज होती है ना, वो इतने ब्यूटीफुल तरीके से उसको अरेंज कर देते हैं ना, देखने वालों को लगता है ये तो आंसर है। अगर आपने लिख लिया कि पॉलिटिकली, मतलब जो उन्होंने अटैक किया था, जो जब उन्होंने इन्वेजन किया था, उस टाइम इंडिया एंड हिमाचल was part of colonial empire, तो फर्स्ट दे कॉज थ्रेट टू ब्रिटिशर्स। अब यहाँ तक आपकी स्किल याद आ रही है। अब यहाँ से क्या गया आपकी नॉलेज काम। अगर आप अच्छा आंसर लिखना चाहते हो, आप क्या बोलोगे, इसकी वजह से क्या हुई, एंग्लो गोरखा वॉर, क्लियर है बात। लोकल राजाओं के साथ क्या किया उन्होंने, कोई बैटल हुई है, कौन सी बैटल हुई है, उन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी है ना, किसके साथ, लोकल राजाओं के साथ। पहले सिरमौर के साथ मिलके वो अंदर आए, है ना, फिर उन्होंने यहाँ पे संसार चंद के साथ लड़ाई लड़ी। तो वो कौन सी बात आ रही है, कौन सी बात आ रही है आपकी, नॉलेज वाली। उसके बाद जैसे मैंने बताया, इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा, कांगड़ा पे उन्होंने क्या असर डाला। फिर उसके बाद जैसे टाउन, अगर फिर आपको पता होना, जैसे सवाथू टाउन है, दक्षाई है, ये किसके द्वारा बनाया हुआ है,
ब्रिटिशर्स उनके द्वारा, गोरखास के द्वारा। बाद में तो इन्होंने ब्रिटिशर्स उनको अपनी आर्मी में रखा बिकॉज ऑफ देयर नेचर, जो बड़े रुथलेस नेचर उनकी फाइट वाली, उनको रखा यहाँ पे। लग रहा है पता क्या हो रहा हूँ? तो यहाँ पे अगर देखो ना इस आंसर में 80% किससे काम कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा अपनी स्किल यूज़ कर रहा हूँ, और 20-25% क्या कर रहा हूँ इसमें, मैं अपनी नॉलेज यूज़ कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें ना आपको सीखनी पड़ेगी धीरे धीरे, और ये चीज़ ऐसे नहीं कि आएगी नहीं, ये आएगी। और ये आएगी कब? जब आप प्रैक्टिस करोगे। और ये भी ज़रूर है कि जैसे कई लोग बोलते हैं ना क्या हम आज से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, देखो ये पॉसिबल है नहीं है। कम से कम आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, तो ही आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करोगे, अदरवाइज आप आंसर राइटिंग नहीं कर सकते। और कई लोगों को मैं जानता हूँ जिनको नॉलेज इतनी ज़्यादा है बट वो मेंस में नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उन्हें लिखना नहीं आता। और कई लोग मैं बता रहा हूँ ना, उनके पास बड़ी ठीक ठाक सी नॉलेज है और वो फिर भी मैनेज कर लेते हैं, और वो सिलेक्शन भी ले लेते हैं और अच्छे नंबर ले लेते हैं वो, है ना। तो अब आपको क्या करना है, ये चीज़ आपने समझनी है कि आपको दोनों चीज़ों पे काम करना है। अब देखो कई लोग बड़े स्मार्ट होते हैं कि वो अपने बच्चों को 10th के बाद, +2 के बाद ही ये प्रैक्टिस करवाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई लिखना कैसे है, डिबेट कैसे करनी है, डिस्कशन कैसे करनी है ना। तो ये भी ज़रूरी है, समझ रहे हो बात को। तो आंसर राइटिंग का तरीका क्या है कि लिखना स्टार्ट करो, और अभी लिखो नॉर्मल टॉपिक के ऊपर अपनी मर्जी से। जैसे मान लो आपने लिख लिया किसके ऊपर, जैसे मैंने बताया हिमाचल के ऊपर लिख लो, अपने बारे में लिख लो, तो उससे आपको पता लगेगा कि आप क्या लिख पा रहे हो। क्योंकि क्वेश्चन को तोड़ना, फिर उसके अलग, जैसे मैंने अभी पार्ट बना दिया इसके, उसे लिखना स्टार्ट कर दिए। और तीसरा पेपर पता क्या, सब्जेक्टिविटी ऑफ एग्ज़ाम। ये जो पेपर है ना, देखो ये कई बार क्या होता है, पूरा ऑब्जेक्टिव तो नहीं है, मेंस सब्जेक्टिव है। अब कुछ ऑप्शनल ऐसे भी है, जैसे मान लो साइंस का ऑप्शनल है, अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करें, साइंस का ऑप्शनल अगर आपने फिजिक्स और केमिस्ट्री ले ली, फिजिक्स और केमिस्ट्री ले ली है तो ठीक है, आपके लिए आसान है वो, बट आप देखो टाइम कितना लेगा वो। पता चले कि आपके 8-10 महीने तो उसको पढ़ने में लग गए, रिवीजन में लग गए, जीएस आप कर नहीं पा रहे हो। ऑप्शनल है 200 नंबर का, जीएस है 700 नंबर की, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा ये भी देखना पड़ेगा कि भैया कौन सा पेपर लेना है। तो इसका मतलब जैसे अगर सोशोलॉजी है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है जल्दी हो जाते हैं, है ना। और जैसे कोई एग्रीकल्चर ले रहा है, कोई हॉर्टिकल्चर, ठीक है हो जाता है। एंथ्रोपोलॉजी है ना। तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। अब कई बार क्या होता है ना, एक सबसे बड़ी सब्जेक्टिविटी आती है किसमें, एस्से में। एस्से का मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक साल मेरे एस्से में जो मार्क्स आए थे, उसमें आए थे मेरे 46 मार्क्स। मैं आपको क्लियर कट एग्जांपल दे रहा हूँ अपना, यस प्लीज़। 46 मार्क्स आए कितने में से, 100 में से। और मैंने बड़ा अपनी तरफ से बड़ा अच्छा ऐसे लिखा था, जैसे हिंदू की कोटेशन, ये न्यूज़, वो इधर उधर सब कुछ जो भी मैं बेस्ट कर पाता था। तो नंबर है 46, बड़ा कम स्कोर था, है ना। बल्कि मैं उस साल उन्हीं मार्क्स से मैंने इंटरव्यू दिया था अच्छा इसका, ठीक है ना। और दूसरी साल मैंने देखा ना कि यार ये क्वेश्चन, ये अब मैंने तो अपने तरफ बहुत बेस्ट लिखा हुआ है। फिर दूसरी साल मैंने क्या किया, थोड़ा सा तरीका चेंज किया। मैंने देखा कि मुझे ऐसे थोड़ा आसान सा लिखना है, जनरल सा लिखना है, और उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है, अच्छे से कीवर्ड यूज़ करना है। तो जब मैंने अपनी तरफ से अच्छा लिखा था ना, बहुत हाई फाई लिखा था, तो नंबर है 46। और जब मैंने लेवल वहाँ से यहाँ पर पहुँचा तो ऐसे में नंबर कितना आ गया है, 66 मार्क्स, तो नंबर बढ़ गया। तो अब ये ऐसा तो हो नहीं सकता। अब देखो लिखने वाला मैं ही हूँ, और मेरे को अंदर से मुझे लगता है पता कि मैंने अच्छा लिखा है। अगर मैं आज भी मैं अपने ऐसे कंपैरिजन करूँ दोनों, 46 वाला और 66 वाला, तो मेरी नज़रों में भी कौन सा अच्छा होगा, जिसमें मेरे 46 नंबर आए थे, और इसमें कितने आ रहे हैं, 66। अब जो आपको ऐसे चेक कर रहा है ना, अब उसके दिमाग की बात है, उसको क्या पसंद आया है। क्योंकि मैथ तो है नहीं ये, कि मैथ में तो सीधा है कि एक सम निकालना है तो वही है। बट यहाँ पे उस आदमी के साथ आपका लिखा हुआ मैच कर गया तो ठीक है, नहीं किया तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि इस पेपर में देखो, एक होता है ना लक बोलते हैं हम इसको, तो ये समझ लो ये हुआ है। ऐसा नहीं बोल सकते आपकी लक मेरा आज ही स्टार्ट हो गया। अगर आपको लग रहा है कि आपने ऐसे बढ़िया लिखा अपनी तरफ से, और उधर जो आप कैसे चेक कर रहा है उसको ठीक बैठ गया उसके दिमाग में, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको नंबर देगा वो। जैसे अभी मान लो सोशोलॉजी में अगर देखोगे आप,
इस बार इंटरव्यू के लिए जितने बच्चे जा रहे हैं उनमें 60% किससे जा रहे हैं? ऑप्शनल सोशियोलॉजी में से। अब हो सकता है कि जो सोशियोलॉजी का पेपर चेक करने वाला होगा वो बड़ा ही महान आदमी होगा बेचारा, है ना, उसको लगता है ठीक है कर दो। अब जो दूसरी उधर पब्लिक एड वाला वैसा खड़ूस होगा आदमी, है ना, और वो पब एड में दे रहा है 40-40 नंबर, 50-50 नंबर, और उधर ज्योग्राफी उधर सोशियोलॉजी वाला कितना दे रहा है? वो दे रहा है 140, 150। अब बताओ, अब आपकी गलती है इसमें? जिस आदमी ने देखो मैं अब फिर से अपना एग्जांपल देता हूँ। 2017 में मेरे पब एड में मेरे कितने नंबर? 110 नंबर, ठीक है जी, इंटरव्यू दिया। और जीएस में मेरे थोड़े थोड़े कम नंबर थे, जीएस में मेरे ठीक ठाक थे, ऐसे में बता 46 थे, ऐसे में 46 थे। तो मैं इंटरव्यू दिया उस साल। तो अब मेरे 110 नंबर आए, किस में? पब एड में। तो इंसान क्या सोचता है, अगर 110 आ गया इस बार इतना पढ़ूंगा 160 ले आऊँगा, है ना। और मैं अभी उसी जोश के साथ लग गया, किसके पीछे? पब एड, कि अगर मेरे को 110 दिला सकते हैं ना पब एड, क्योंकि मेरा वैसे पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल रहा है, पर मैंने उस साल पब एड ले लिया, तो 110 नंबर आ गया। अगले साल मैं कितना उम्मीद रख रहा हूँ? 140 और 150। और जीएस मेरा स्कोर बढ़ गया, है ना, जीएस में तो ऑलमोस्ट टॉपर वाला स्कोर था, और ऐसे मैंने बताया आपको 46 कहाँ चले गया? 66। और अब देखो ना, 110 में से 110 जहाँ थे, अब कितने होने चाहिए मेरे? नेक्स्ट ईयर पता कितना स्कोर आया मेरा? 46 मार्क्स। किसमें? पब एड में। अब बताओ पाप क्या था मैंने कोई इस तरह का कि एक आदमी के 110 नंबर आए, खूब सारी मेहनत करी, और इसका रिवॉर्ड क्या मिला? 46 मार्क्स। लिखने वाला भी मैं, और मेरे को, और जिस साल मैं पेपर देकर उस साल मैं इसलिए खुश था कि मेरा इस बार जीएस बहुत ही बढ़िया हुआ है, और ऑप्शनल तो बहुत ही बढ़िया हुआ है ना, तो टॉपर बन जाऊँगा मैं पेपर का। पर उस साल क्या हुआ? मेरी इंटरव्यू कॉल नहीं आई, किसकी वजह से? पब एड की वजह से। और पेपर ने मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि मेरे 20 नंबर उसने क्यों दिए। 20 नंबर दिए। देखो अपनी बुराई करने में सबको अच्छा नहीं लगता, पर मैं कर रहा हूँ अपने। 20 मार्क्स है पेपर 1 में, तो उसका मतलब उसने 5 क्वेश्चन में कितने नंबर दिए मेरे को? 4-4 नंबर। और पहले साल उसी पेपर में मेरे 55 नंबर थे, बताओ। तो इसके लिए इसको मैंने क्या बोला है? सब्जेक्टिविटी ऑफ एग्ज़ाम। और इसकी बहुत ही बड़ी शब्द है इसके लिए, क्या? आपके मुकद्दर। ठीक बैठ गए, ठीक बैठ गए, नहीं बैठ गए तो भी सही है, लग रहा पता। तो अब आप देखो ना, अगर जो हमने पूरी डिस्कशन करी है, तो आपको देखो 3 चीज़ें तो आपके कंट्रोल में है। 2 चीज़ें क्या? नॉलेज बढ़ाओ, खूब अपना बढ़ाओगे, वो बढ़ेगा पढ़ने से, उसका कोई शॉर्टकट है ही नहीं है। यहाँ पे आप शॉर्टकट मार ही नहीं सकते। आज के डेट में कंपटीशन आज ज़्यादा है, और मैंने क्वेश्चन का लेवल आपको दिखा दिया है, इसमें शॉर्टकट का कोई मतलब ही नहीं है। और जो स्किल है ना, स्किल, यहाँ आपकी स्मार्टनेस, कितने स्मार्ट हो आप। देखो स्किल आदमी वही सीखता है जो स्मार्ट होता है, सीधी बात है, अदरवाइज तो नहीं सीखेगा, है ना। हमारे दिमाग की जो ब्रेन है ना, उधर ना जैसे प्लास्टिसिटी यानी इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं हम इसको ब्रेन की, है ना, न्यूरॉन्स है। तो स्किल कैसे सीखते होते हैं हम आदमी? एक न्यूरॉन जो मैंने आज सीखा, उसकी इन्फॉर्मेशन किसको पहुँचाएगा? दूसरे न्यूरॉन को, दूसरा किसको पहुँचाएगा? तीसरे को। अब ऑटोमेटिक मोड में तो नहीं है ये, हमें क्या करना पड़ेगा? इसको ट्रेन करना पड़ेगा, और ट्रेनिंग के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और तभी आप अच्छे आंसर लिख पाओगे। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? इसको सीखा जा सकता है बहुत अच्छी तरीके से। और जो तीसरी चीज़ है, इसके लिए हवन करवाते रहो, ठीक है ना, यही हो सकता है, क्योंकि ये आपके कंट्रोल में है पूरी। बट तीसरी ना, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। और अपना बेस्ट दो, और कभी ना कभी ये चीज़ 2 में नहीं बैठेगी तो 1 में बैठेगी, क्लियर है बात। तो एक ये चीज़ है। तो अब देखो, जो हमारा जो काम होगा आपके साथ, वो क्या होगा? आपका सिलेबस कराना कंप्लीट, प्री का, मेंस का, और उसके ऊपर ना देखो रिवीजन आपकी है सारी। जितना आप रिवाइज करोगे ना, रिवीजन से आपका ये वाला पार्ट बढ़ेगा। इसके भी लेवल अलग अलग है। देखो ना, मैं बताऊँ, सबसे पहली स्टेज आएगी आपकी क्या? फैक्ट्स। खूब सारे फैक्ट लर्न करोगे आप, वो है पहली स्टेज। और उसके बाद अगली स्टेज आएगी, जब उन फैक्ट को आप रिलेट करोगे ना,
जैसा अभी बताया मैंने आपको, आपके पास कुछ फैक्ट है कल्चर के, कुछ फैक्ट है पॉलिटिक्स के, उसको जब रिलेट करोगे ना आप, दैट इज नॉलेज बेस्ड ऑन स्किल। जब आप खुद लगोगे ना अंदर से निकालने चीज़ों को, तो वो बन जाएगी आपकी क्या, हायर लेवल ऑफ विजडम, ठीक है ना। उसके बाद फिर मोक्ष ही है बस, ठीक है ना। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ कई लोग इसमें फंसे रहते हैं फैक्ट में, अब तो प्री भी निकलता फैक्ट से, और कई लोग चले जाते हैं नॉलेज के बेस पर। तो नॉलेज के बेस पर आप सिलेक्शन में ले सकते हो आराम से। और कई लोग जब आप इंटरव्यू जाते हैं ना, इंटरव्यू में वहाँ पे आपकी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आती है विजडम काम, है ना। अब वहाँ आपको पूछ लेंगे, जैसे मेरे से पूछा था सवाल इंटरव्यू में, अच्छा आप ये बताओ आपने कब डिसाइड किया कि यू आर गोइंग टू बी ए सिविल सर्वेंट। अब मेरे को खुद नहीं याद आ रहा था कब डिसाइड किया होगा। मैंने बोल दिया कि इस टाइम किया। अब बताओ क्यों किया, वाई, है ना, जो मेरे से सवाल पूछा गया। तो अब यहाँ पे थोड़ी थोड़ी लग रहा है ना मुझे, देखो ना, शायद मुझे फैक्ट काम आ रहा है, यहाँ पे नॉलेज भी काम आ रही है, बट असल में तो मेरी एक वो आ रही है ना, मेरी पर्सनैलिटी काम आ रही है कि मैं स्टेबल होके काम होके वहाँ पे आंसर कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको ये भी काम आएगी, है ना। तो आप अगर यहाँ तक भी पहुँचोगे तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तक आप खुद पहुँच जाओगे। जिस दिन आपको ये चीज़ आ गई ना, नेक्स्ट लेवल अपना है आपका। क्लियर है बात। तो अब देखो जी, अब ये आपसे मैंने डिस्कस किया अभी प्रीलिम्स वाला पार्ट, मेंस वाला पार्ट, ठीक है जी बात। अब आता है अपना क्या, स्टडी मटेरियल। और स्टडी मटेरियल अगर मैं बात करूँ सबसे पहले तो आपको ये कसम खानी है कि आप कम से कम किताबें पढ़ोगे। देखो एक ना आदत सी बन जाती है इस एग्ज़ाम में ना, कि आप किताबें इकट्ठे करने लग जाओगे, नोट्स इकट्ठे करने लग जाओगे, है ना। आपको इतने सारे लोग मिलेंगे, कोई टॉपर्स मिलेगा, कोई कौन मिलेगा, क्योंकि पता है क्या, आज ये भी एक प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, आपको खुद समझ नहीं आएगा। आप अपने को खुद को ही भूल जाओगे, मैं कौन हूँ, लग रहा पता। देखो ना, एक बात है ना, आपको थोड़ा सा क्या बहुत आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा सबसे पहले अपने ऊपर। दूसरा, जिससे आप गाइडेंस ले रहे हो, देखो गाइड आपके हज़ारों बन सकते हैं, वो तो नुकसान हो गया ना आपके लिए। अब देखो 90% तो आप खुद दो ना, जो भी हो, और 20-25% किसी और पे कर लो, अच्छा रहेगा आपके लिए, माइंड शांत रहेगा। तो सबसे पहले क्या करो, अपना ना एरिया देखो। ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आपने कुछ देखना नहीं है, ऐसा भी नहीं बोल रहा कि मैं आज के बाद आपने कसम खा ली इंस्टाग्राम फेसबुक सब बंद कर दूंगा। देखो मैं चाहता हूँ आपका वो भी रहे, जीवन में चलता रहे सब कुछ, बट बैलेंस तरीके से चलना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर भी काम नहीं चलता ना, क्योंकि बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है, अच्छी नॉलेज भी है उसके अंदर, तो आपको थोड़ा फिल्टर करना आना चाहिए चीज़, ठीक है। तो बुक्स जो हम यहाँ बताएगा आपको, स्टैंडर्ड बुक्स प्लस NCERT वो करनी है। नोट्स हमारे हैं पूरे प्रीलिम्स वाले और मेंस वाले, और नोट्स के साथ आपको क्वेश्चन बैंक भी मिलेंगे। तो अगेन फिर से बता रहा हूँ मैं, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत सारे एकेडमी वाले लोग हमारे नोट्स ले जाते हैं, पढ़ते वो उस एकेडमी में है, नोट्स हमारे ले जाते हैं। पर मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि हमारे वो पता क्यों होता है, उन्हें एक चस्का लगा होता है लोगों में। हमारी एकेडमी वाले पढ़ते यहाँ हैं और नोट्स किसी और के ढूंढते हैं, समझ रहे बात को क्या बोल रहा हूँ। तो आप एक काम करना, अगर आप यहाँ पे हो ना, देखो सब ने मेहनत की होती है, कुछ अच्छे बनाए होते हैं, तो उसको ही पढ़ो, बार बारी पढ़ो, बार बारी। देखो 10 किताबें पढ़ने से अच्छा है कि 10 बारी एक ही किताब पढ़ो। आप इतने पक्के हो जाओगे ना, मैं आपको लिख के देता हूँ, जो मेरे था ना नॉलेज फैक्ट्स की बात, वो सारी आपकी एड्रेस हो जाएगी, है ना। ब्रूस ली बोलता ना कि मैं उस बंदे से नहीं डरता जिसको 10 ट्रिक्स आती है, मैं उस बंदे से डरता हूँ जिसने एक ही ट्रिक पे काम किया 10 बारी। यहाँ भी यही है। तो एक तो अपनी लिमिटेड बुक्स कर लो, स्टैंडर्ड बुक्स, नोट्स हमारे पढ़ लो, और टेस्ट सीरीज़ को लिए मैं बोल सकता हूँ, जिस दिन आपको लगेगा बढ़िया हो गया, उस दिन मैं खुद ही आपको बोलूँगा पहले हमारी टेस्ट सीरीज़ करो, फिर एक और कर लो, किसी और कर लो, 2, 3, 4 कर लो, क्योंकि क्वेश्चन जितने करोगे ना आप, उतना बेनिफिट हो जाएगा आपके लिए। तो हमेशा क्वेश्चन सबके करने चाहिए जितने आप कर सकते हो, बेस्ट से बेस्ट एकेडमी कर लो जहाँ से आपको मिलते होते हैं। बट जो नोट्स एंड बुक्स है वो क्या करना है, आपने लिमिटेड करना है। तो आपने ये सोचना है कि जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो बिल्कुल दुनिया का बेस्ट है वो, ठीक है ना। मैं तो बोल ही रहा हूँ, बट आपको थोड़ा थोड़ा लगना चाहिए ऐसा, क्योंकि ऐसा लगता नहीं है। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आपने फेसबुक पे जाके घर में देख लेना, इधर से आपको कोई फ़ोन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो आप चले जाओगे उधर ही।
तो ये बात समझ लो, ये क्योंकि ऐसा नहीं चलने वाला, तो इसलिए आप भी इस मार्केट का पार्टनर बने। ये तो मार्केट ही है ना के हिसाब से। तो टेस्ट सीरीज़ हमारी वीकेंड में आपका एक टेस्ट होगा सैटरडे को। जो भी पढ़ेंगे उसका शनिवार को टेस्ट होगा। देखो शुरू के एक हफ्ता टेस्ट नहीं होगा, एक हफ्ते या 2 हफ्ते, क्योंकि आपने पढ़ा कुछ नहीं है। और उसके बाद एक महीने तक आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव टेस्ट ही होगा। और 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद फिर हमारे क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, राइटिंग वाले भी और ऑब्जेक्टिव भी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी आपके पास नॉलेज आनी स्टार्ट हो जाएगी, तो वहाँ से आप कर देगा स्टार्ट, ठीक है ना। तो शनिवार वाला दिन टेस्ट का होता है, तो वो आपने सीरियसली लेना है उसको। और देखो अगर आपने टेस्ट को सीरियसली करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपके आधे काम यहीं सॉल्व होने लग जाते हैं, है ना। और ये मैंने बता दिया कि क्या रिक्वायर्ड है, नॉलेज बढ़ाओ, स्किल बढ़ाओ, और सब्जेक्टिविटी ऑफ एग्ज़ाम ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि ऐसा होता है ना। नेक्स्ट है जी ऑप्शनल के आपके जो सवाल हो गए तो मैं बताऊँगा। अब है करंट अफेयर्स, ठीक है ना। अब करंट अफेयर देखो क्या तरीका रहेगा। करंट अफेयर का हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। आपकी क्लास कैसी रहेगी, जैसे मान लो मंडे से आपका मेन शेड्यूल जो तैयार होगा। पहली क्लास 8:30 से लेकर कितने तक बनेगा, 2 घंटे, 10:30 में रहेगी आपकी पहली क्लास। अभी कुछ दिन के लिए हिस्ट्री फर्स्ट क्लास, ये रहेगी मंडे टू सैटरडे लगातार, ठीक है जी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी 10:30 से कब तक, 12:30 तक। यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन HPG के, फिलहाल HPG के मैं ही कराऊंगा यहाँ पे, है ना। और थर्सडे और फ्राइडे ये रहेगा आपका क्या, करंट अफेयर्स, 2 दिन। अभी ये भी मैं ही कराऊंगा और आगे जाके ये चेंज हो सकता है अगर हुआ तो। और उसके बाद जो बचा शनिवार, उसमें क्या होगा आपका टेस्ट। जिस दिन टेस्ट छोटा होगा उस दिन आपकी एक क्लास और एक टेस्ट। जिस दिन टेस्ट लेंथी हुआ उस दिन आपकी दोनों क्लासें नहीं होगी, और दोनों में क्या होगा आपका सिर्फ टेस्ट होगा, और संडे को ऑफ। और जब हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी फिर अगला सब्जेक्ट आएगा, है ना। इस तरह से रहेगा। और अब आपने करना क्या है इसके अंदर, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, आपने फ़िलहाल एक स्टैंडर्ड बुक, जैसे भी हिस्ट्री स्टार्ट होगी, क्लास नोट्स और क्या एक स्टैंडर्ड बुक, और अपने एंड पे अगर पढ़ना चाहते हो तो क्या पढ़ लो साथ में NCERT। और रही बात HPJK की, HPJK की अभी मैं आपको बुक दूंगा, जो मेरे वाली बुक क्या है वही पढ़नी है आपने, और वही मैं पढ़ाऊँगा। पहले पढ़ाऊँगा प्रीलिम्स की बुक, फिर पढ़ाऊँगा इकोनॉमिक सर्वेंट बजट, फिर पढ़ाऊँगा मेंस की बुक। तो 3 किताबें हमारी HPJK पे जो मेरी खुद की लिखी हुई है, एक HPJK वाली, प्रीलिम्स वाले पहले वो करेंगे, फिर इकोनॉमिक सर्वेंट बजट वाला बाद में करते हैं, और फिर करेगा मैं एक बुक है मेंस वाली। तो 3 बुक है ये। तो HPJK एक साइड से HPJK आपकी चलती ही रहेगी, कब तक के लिए, मेंस तक की पूरी, जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती हो। और टेस्ट भी आप कैसे होते रहेंगे, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। अब जो 2 दिन जो क्लास होगी वो रहेगी किसकी, करंट अफेयर्स की। अब देखो करंट अफेयर का क्या तरीका रहेगा मेरा पढ़ाने का आपका, न्यूज़पेपर मैं जो फॉलो करता हूँ वो करता हूँ द हिंदू। और अगर कभी कभी अगर थोड़ा सा बनेगा आपको थोड़ा इंटरेस्ट, तो फिर जैसे PIB की न्यूज़ आती है, इंडियन एक्सप्रेस की आती है, तो धीरे धीरे हम वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसमें क्या रहेगा कि पूरे हफ्ते का न्यूज़पेपर पढ़ेगा, पूरे वीक का। जैसे अभी आपकी हमारी क्लास होगी फ्राइडे को, थर्सडे को और फ्राइडे को। तो थर्सडे से पहले वाला पिछले वीक का फ्राइडे, सैटरडे, संडे का नहीं, मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ये अखबार कब पढ़ेगा हम, थर्सडे को, ठीक है ना, और फ्राइडे को 2 दिन। और अगले वाले कब पढ़ेंगे, अगले वीक में। तो ऐसे से हमारा करंट अफेयर चलता रहेगा। और शायद इस बार एक चीज़ हम और ये करेंगे कि जो करंट अफेयर जो मेन न्यूज़ होगी 2-3 अखबारों में से, उसकी ना पहले ही PDF बना देंगे, तो आपको उसकी PDF भी मिलती रहेगी, ठीक है ना। और उसी के बेस पर क्या होंगे, क्वेश्चन बनेंगे करंट अफेयर्स के। ये हम करेंगे स्टार्ट शायद 10 तारीख के बाद। 10 तारीख के बाद जो करंट अफेयर हमारा चलेगा ना, उसमें क्या होगा, हफ्ते की जितनी भी मेन न्यूज़ होगी उन सब की आपको एक PDF मिलेगी आपके पास,
और इधर जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसमें से, तो वो आप किस तरह से आप रिलेट करते हो उस चीज़ को, और फिर उसके बाद उसका टेस्ट हो जाएगा। और अपने लिए क्या करना है, आपने शुरू में देखो थोड़ा सा हैवी लगेगा आपको ये वाला पार्ट जो पहली बारी करेंगे। वैसे देखो जो सबसे बढ़िया अखबार है वो हिंदू ही है, या इंडियन एक्सप्रेस भी है ना, ऐसा नहीं मैं डिनाई करता, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में से एक अच्छा है। और अगर आपने ट्रिब्यून पढ़ना है तो ट्रिब्यून का एक पार्ट है HPGK वाला, HP वाला पोर्शन आता है एक ना, बस वो पढ़ना है, बाकी आपने हिंदू पढ़ना है। और जो बाकी में यहाँ से आपको नोट्स देंगे, और फिर 3 मंथ के बाद या 6 मंथ के बाद और ईयर में हमारी आती करंट अफेयर की मैगजीन, वो आपको यहाँ से मिल जाएगी, है ना। तो वो कंपाइल्ड मैगजीन होगी, कभी 3 मंथ में आएगी, कभी 6 मंथ में आएगी, कभी ईयरली आएगी। जैसे अभी NT का पेपर होना था पर हुआ नहीं, तो उसके लिए हमने क्या टारगेट रखा, ईयरली। तो 1 साल के हमने कंपाइलेशन निकाल दी उसकी। तो करंट अफेयर आपने इस तरह से पढ़ना है, ठीक है ना। तो अब कुछ पूछना है आपने इसमें कि क्लास का और लगे ना पता। तो पहली क्लास एक सब्जेक्ट की, और दूसरी क्लास 3 डे HPGK, 2 डे करंट अफेयर्स, और लास्ट दिन क्या होगा टेस्ट का, और संडे आपका ऑफ रहेगा। तो HPGK की हमारी ये वाली बुक है, ये प्रीलिम्स वाली बुक है एक, ये मेंस वाली बुक है, और जो आपको यहाँ से मिलेगी भी अभी। और ये जैसे 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आता है ना 10 ईयर का, ये सारी बुक्स वगैरह हैं। तो प्रीवियस ईयर के प्रीलिम्स के हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, मेंस के हमने बता दिया किस तरह से, तो प्री में जो ये क्वेश्चन आए थे ये सारी चीज़ें हैं। और आंसर राइटिंग मैंने बता दिया। आप देखो आंसर राइटिंग दोनों से जुड़ी हुई है, आपके पास फैक्ट्स नॉलेज एंड आपकी राइटिंग स्किल्स, मैं बोलते ना राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, तो वो धीरे धीरे हो जाएगी। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा इसको सुधारने में, जितना भी होगा बेस्ट तरीके से, है ना। बट हाँ एक बात पक्की है कि देखो करना वो खुद पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं एक को बोलना स्टार्ट कर दूँ इतना ने क्यों लिखा, मैं स्कूल में बोलता ना। और अगर देखो ना, अगर मैं पिछले कई सालों का एक्सपीरियंस बताऊँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो बड़े सीरियस होते हैं इस चीज़ को लेकर। एक तो रेगुलर टेस्ट देते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, वो खुद आके अपने आंसर चेक कराते हैं। देखो आपका राइट तो है, फंडामेंटल राइट है आपका कि आप चेक कराओगे, बट दैट राइजेज डिमांड बेस्ड राइट। अगर आप आओगे डिमांड करोगे तो बहुत बढ़िया होगा, है ना। क्योंकि देखो आपसे ऐसा तो उम्मीद नहीं करेगा ना कि अब किसी को पूछते रहे क्यों बता, क्यों नहीं लिखा। तो जितना आप करके आओगे ना बढ़िया से, उतना सही रहेगा। और दूसरा ये है कि अगर आप टीचर से अच्छा पढ़ना चाहते हो, उसमें से उसका कुछ बेस्ट निकालना चाहते हो, उसके लिए अगर आप खुद पढ़ गया होगा ना, अच्छे डाउट हो गए आपके। देखो जिन्होंने कभी टीचिंग की होगी, खुद कभी किसी को तो पढ़ाया होगा, कभी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया होगा। आपने देखोगे ना जो बच्चा ऐसे ही होता है कि सुनता ना पूछता ना बोलता, तो आप ना आपको लगता है मुझे कुछ नहीं आता। और अगर थोड़ा क्यूरियोसिटी जिसकी ज़्यादा हो, उसमें टीचर क्या करेगा, अपना बेस्ट देता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना किस में से निकलवा रहे हो, है ना। तो ये आंसर राइटिंग वाला एस्पेक्ट है। और एक बात ये जी, इस तैयारी में एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, दैट इज़ सेल्फ मोटिवेशन, ठीक है ना। क्योंकि देखो मैं आपके सारे एरिया टच करना चाहता हूँ जिससे आप थोड़े दुखी रहोगे आगे। और देखो धीरे धीरे पता क्या हो जाएगा आपको ना, अभी तो देखो आप बड़े एंथुजियाज्म के साथ आ रखे हो, है ना। आपको होता ना एक आपका डोपामिन लेवल भी बड़ा हुआ है कि ठीक है जब हम ये करेंगे वो करेंगे, होता ना कि दिखता है कि फ्यूचर आगे बड़ा ब्राइट दिख रहा है ना। एक दिन STM बनूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, है ना। तो अभी आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपके हार्मोन सब उस तरफ चल रहा है। फिर धीरे धीरे पता क्या होगा ना, फिर आपको थोड़ा डाउट बनाने लग जाएगा बीच बीच में कि भाई मैं ठीक कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। फिर आपको कोई दोस्त आएगा, वो बोलेगा कि मैं तो लग गया स्कूल में टीचर। फिर घर वाले बोलेगा, और वो तो किसी और को बोलेगा कि बुआ का बेटा तो लग गया, तू क्या कर रहा है। देखो सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको ना, ऐसा तो आपके साथ होना ही होना है। क्योंकि आज भी मैं देख रहा हूँ कि मैंने खुद भी इस दौर से गुजरा हूँ, बहुत अच्छे लेवल से, है ना। बहुत सारे लोग भी हैं जो जिनको देखा हुआ जाते हुए, जिनको वहाँ तक पहुँचाया है। तो ऐसा सब आपके साथ आने लग जाएगा। अब आपके साथ क्या होगा, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, देखो स्ट्रगल भी है, चंडीगढ़ में रह रहे हो आप, है ना। अब कई लोगों की तक स्ट्रगल आज ही स्टार्ट हो गई होनी। किसी को PG वाली आंटी समझ नहीं आई, किसी के कमरे की खिड़की नहीं खुल रही है सही से, किसी का पानी नहीं आ रहा है ना, किसी को घर की याद आ रही है,
सबके साथ ऐसा स्टार्ट हो चुका है, तो समझ लो आप स्ट्रगल में आप एंटर हो चुके हो। तो बीच बीच में आपको ना लगेगा ऐसा कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। तो आप फिर से बता रहा हूँ कि चॉइस आपकी है, आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए जा रहे हो और आम आदमी ये नहीं कर सकता, है ना। अननेसेसरी क्यों 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 टेंशन ले आप। अब आपने क्यों पढ़ने, मैंने बोला अभी गजनी ने अटैक किया हिमाचल पे, ठीक है ना, क्या मतलब आपको गजनी करता रहे, कर दिया हमारा क्या ले गया। अब आप उसको पढ़ रहे हो, गजनी अटैक कर रहा है और आप 42 डिग्री टेम्परेचर चंडीगढ़ में आ रखे हो और छोटा सा कैबिन है आपके पास, वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ रह रही है, लड़के रह रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो करोगे ना आप जीवन में। अब इसके बाद क्या होगा, तो एक दिन आपका थोड़ा सा ना मोरल डाउन भी हो जाएगा, बीच में होना ही होना है। अगर जिसका नहीं हो रहा है ना, फिर वो पागल है। देखो ऐसा होना ही है ना, अगर जिसका नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है उसको, है ना। तो अब सवाल पता क्या, जो मैं खुद जिस दौर से खुद गुजरा हूँ, देखो पहले आप पढ़ते हो 10 घंटे, ठीक है ना, 10 घंटे पढ़ते हो नॉर्मली। 4 दिन आपके जीवन में ऐसा आएगा जब आप कितने घंटे पढ़ोगे, 2 घंटे पढ़ोगे आप, 2 घंटे भी मुश्किल से अपने को जगा के। अब 8 घंटे तो आपके वेस्ट चले गए ना। अब इन 8 घंटे में करते क्या हो आप। सवाल ये नहीं है कि आपने 8 घंटे बर्बाद किए, सवाल ये है कि इन 8 घंटे में क्या किया आपने। जो ये 8 घंटे हो गए ना, दैट इज अनप्रोडक्टिव थिंग्स, यही होनी है। अब अनप्रोडक्टिव में क्या करोगे आप, कई बंदे फ़ोन पे लग जाएंगे, कोई रील देख रहा है ना, और कोई ईटिंग करेगा, किसी को होती है ना एंग्जाइटी होती है तो क्या को खाने लग जाते हैं ज़्यादा, और कई लोग और किसी के बारे में गलत सोचने लग जाएंगे, पता नहीं आपको कब का दोस्त याद आ जाएगा, उसने ऐसा बोला था ना उस टाइम। और आप किसी को फ़ोन कर लोगे उसकी बुराई करने के लिए ज़बरदस्ती, तो ऐसा भी होने लग जाएगा आपके साथ, है ना। फिर आपको कुछ और दिमाग में आने लग जाएगा, है ना। आप कुछ ना कुछ उल्टा करोगे आप, इससे क्या होगा, देखो आपकी हेल्थ ख़राब होगी, है ना, डिमोटिवेट हो जाओगे, नेगेटिव हो जाओगे, और मैं बताऊँ ना अगली बारी के लिए आपकी आदत बन जाएगी। होता है ना डिफेंस मैकेनिज्म, एस्केपिज्म, आप ना हैबिचुअल्स हो जाएंगे उसको, आप फिर ना आप खुद ढूंढोगे ये चीज़ें कि कोई तो गलत बात बोले। होता है ना कई बार मजा आने लग जाता है, फिर अच्छा अभी तक आपको कुछ था ही नहीं अपने आप को बचाने के लिए, अभी तक आप पढ़ाई तो आपसे हो नहीं रही है, टेंशन में आप भरे पड़े हो, और गलत सुबह से बोला नहीं किसी ने, फिर कोई बोलेगा 12 के बजे फिर ठीक होगा, फिर अब आप उसके बारे में सोचोगे, अब आपको बाद शाम तक के लिए काम मिल गया। तो अब देखो ना, मैं पता क्या बोल रहा हूँ आपको ना, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में खुद के दौर आया है जब सारे रिजल्ट ख़राब हो गया, फेल हो गया, काम नहीं करता था 1 घंटे भी नहीं, और 24 घंटे में क्या करेगा इंसान, उल्टा करेगा ना। बट उस टाइम मैंने कुछ सीखा है ना, तो मैंने अनप्रोडक्टिव ना करके क्या करा है, कुछ प्रोडक्टिव किया है। तो उसमें जो सबसे बड़ा पहली जो मैंने टेक्निक लगाई है वो है फिजिकल वर्क। समझ बात को क्या बोलूँ मैं, वॉक कर लो। देखो अब चंडीगढ़ में रहो, इतने बढ़िया बढ़िया पार्क है यहाँ पे, अच्छे कामों के लिए यूज़ करो, ऐसा नहीं शनिवार को समझ रहे हो ना। तो इतने बढ़िया बढ़िया पार्क है यहाँ पे, वॉक कर निकल जाओ, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो। सबसे बड़ी चीज़ मेडिटेशन कर लो। देखो एक तो मैंने इस पे लग गया, है ना, और दूसरा मैंने काम किया राइटिंग। लिखता था मैं जो मेरे मन में आता था, कुछ भी, अगर किसी के बारे में गाली भी सोचनी है ना, वो भी लिख के सोचता था मैं, ठीक है ना। इससे क्या हो गया, थोड़ी राइटिंग स्किल बढ़ गई। बुरा मैं उल्टा लिखना है किसी के बारे में, लिख लो। अब बढ़िया बढ़िया आप सेंटेंस लिख रहे हो, आप अपनी फ्रस्ट्रेशन उतार रहे हो, बट एंड में क्या हो रहा है, आपके पास कुछ चीज़ लर्न कर रहे हो ना आप। और मैं बताऊँ ना, उसके तुरंत बाद मैंने बुक लिखी पहले, और जो भी उसके बाद हुआ बिकॉज ऑफ दैट बुक। और वो बुक इसलिए आई क्योंकि लाइफ का सबसे ही कौन सा फेस था, वो नेगेटिव फेस, जिसमें बंदा अपनी नस बिगाड़ सकता है। समझ रहे हो क्या हुआ। तो अब देखो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ना, देखो ऐसा डाउन वाला टाइम आएगा आपको, अभी आएगा कम, जब आप फेल होगे फिर थोड़ा ज़्यादा आएगा, जब तो इंटरव्यू से बाहर निकलोगे फिर और ज़्यादा आएगा, उस टाइम तो आपको कुछ करने का मन नहीं करेगा ना। तो वो टाइम आपको, अदरवाइज़ ना ये चीज़ें कभी सीख नहीं पाओगे आप ना। कोई आपको क्यों मेडिटेशन करनी है आपने, क्यों योगा करना, क्यों राइटिंग सीखनी, ना कोई कॉलेज सिखाता, ना कोई स्कूल सिखाता। ये कब सिखाता है,
जब आपको ज़रूरी पड़ जाती है चीज़ की। अब ऑप्शन देखो दो थे, घर चले जाओ, शराब पी लो, है ना, यही कर सकता है ना, और क्या कर सकता है। और दूसरा ऑप्शन क्या था, उस टाइम लग रहा था मुझे टाइम वेस्ट कर रहा हूँ मैं, बट अल्टीमेटली देखो ना, आज तक अगर मैं होता ना एक लिविंग लाइफ कुछ जीने के स्किल्स होते हैं कुछ, वो स्किल्स कहाँ सीखे हैं, एक वर्स्ट फेज ऑफ लाइफ में। तो अगर आपके जीवन में दो तीन घंटे के लिए ऐसे फेज आते रहेगा ना, तो उस टाइम आप क्या करो, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करो। भले ही आपको आज उसका टाइम वेस्ट लगेगा ना, जब आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, इंटरव्यू जाओगे, इंटरव्यू के लिए आपको ऐसा माइंडसेट चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू के लिए तो आपको पर्सनैलिटी बनानी है अपनी, तो पर्सनैलिटी कब बनेगी, जब आप, और दूसरा आप लड़ना सीख जाओगे इन चीज़ों से। तीसरी सबसे बड़ी बात है ना, आपके अंदर नेगेटिविटी नहीं आएगी, आप फालतू चीज़ों में नहीं उलझोगे, है ना। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो घबराहट आपसे इससे नहीं होनी चाहिए, आपने आज 2 ही घंटे पढ़ा है। घबराहट आपको इस चीज़ से होनी चाहिए कि जो आपके 8 घंटे थे ना, उसमें क्या किया आपने, जो भी आपने एक्टिविटी की है ना, वो ख़राब है, वो नहीं होनी चाहिए। बाकी तो सब ठीक है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये आपके साथ होने लग जाएगा, क्योंकि ना ऐसा नहीं है कि आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या तो दुनिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है ये, है ना, इतना बड़ा एग्ज़ाम है और सिलेबस इसका बहुत बड़ा है, सब चीज़ें बड़ी है, प्रेशर भी बड़ा है, स्ट्रेस भी बड़ा है ना, बनोगे तो भी बड़ी चीज़ है। तो अगर सारी चीज़ें बड़ी है ना, तो इसीलिए मैंने क्या बताया था शुरू में कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी काम करने जा रहे हो, तो टेंशन ही बड़ी आ जाएगी। तो अगर टेंशन बड़ी आएगी तो आपको उसके साथ कोप अप करने का जो तरीका होगा वो भी डिफरेंट होना चाहिए बाकी आदमियों की तरह, है ना। वो मैंने बता दिया आपको, मैंने अपना एग्जांपल दे दिया आपको। मैं बता रहा हूँ आज की डेट से जो मुझे लगता है वो मेरी पढ़ाई से नहीं है उतना ज़्यादा। पढ़ाई ठीक है, सब करते हैं पढ़ाई, बट जो उसके सिवाय जो उस डिप्रेसिंग टाइम में जो और चीज़ें हुई है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव रही है आज की डेट से, है ना। तो आप यही कर लो फिर, है ना। पर ऐसा ना करना आप कि आप बिल्कुल ही परेशान हो कैसे बैठ जाए, पता नहीं क्या हो जाए और बस पकड़ के भाग जाए घर, है ना। ऐसा ना करना। और उससे बड़ी चीज़ ये है कि देखो, जब भी आपको लगेगा आप मेरे से बात कर सकते हो कभी भी, है ना, किसी भी टाइम कर लेना, है ना। अगर आपको कोई और भी दिक्कत आती है किसी भी तरह की तो भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। और देखो बीच बीच में क्या होगा, कई बार होता है ना मोटिवेशन के लिए कोई किसी की वीडियो देख ली, वो ना काम करती है, वो सिर्फ ट्रिगर करती है वो, ऐसा नहीं कि आपको लंबे समय तक आप उसके सहारे रह लोगे। उसको कितना देर मोटिवेट कर लेगी वो, 10 मिनट, 10 दिन, मैक्सिमम 10 दिन तो छोड़ो, 1 दिन, उसके बाद नहीं करेगी वो। उसके लिए आपको अपने खुद का मैकेनिज्म ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं कि मेरा जो सबसे बड़ा वो था, मेरे पास तरीका था, वो थी राइटिंग। मैं ऐसे पेज भर देता था, मैं लिख के, और मेरे को समझ ही नहीं रहा मैं इसके पीछे मैं कुछ सीख भी रहा हूँ। और जब वो कब रियलाइज़ हुआ, जब मैं किताब लिख रहा हूँ, और तब मेरे को समझ आ गया कि ये तो मैंने कहीं सीखा ही नहीं था, ये कहाँ सीखा था, वहाँ चीज़ें कंसाइज करनी सीख गया था। समझ रहे हो बात करो। तो इसलिए क्या करो ना, अपना बनाओ अपना सिस्टम। किसी को शायद वॉक करके अच्छा लग जाए, किसी को मेडिटेशन करके अच्छा लग जाए, है ना, किसी को योगा करके अच्छा लग जाए, किसी को राइटिंग करके अच्छा लग जाए, किसी को किसी डंग के बंदे से बात करके अच्छा लग जाए, है ना। ऐसे भी नहीं करने के जो आपको थोड़े बहुत मोटिवेट भी थे उसने और गिरा दिया, है ना। तो कुछ सिलेक्शन भी करनी पड़ेगी आपकी, है ना। और उसका लास्ट बात यह है कि जितना बड़ा पेपर है इसको इतना बड़ा ना समझना कि ऐसे बोझ लेके चल पड़ो आप सिर पे। जितना लाइट रखोगे ना उतनी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और अगर सोचोगे आप ऐसे ना आज से ऐसे टाइट हो जाए कि मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मुझसे बात ना करना, ठीक है, और घर वालों की बोल दिया बिल्कुल नहीं बात करना, है ना, तो ऐसे भी चलेगा नहीं। देखो ना, आम आदमी की तरह रहना यही है ना। और उसके बाद आप जो कर रहे हो ना वो इफेक्टिव होना चाहिए, है ना। और कई बार पता चला कि आज ही किसी ने नाता तोड़ दिया, आज के बाद तो अपने रास्ते में अपने रास्ते, क्योंकि मैं तैयारी कर रहा हूँ, है ना। ठीक है जी। अब बताओ, 10 मिनट हमारे पास हो रहा है, कुछ आपने पूछना है, कुछ क्वेरी है आपकी। वैसे देखो अभी ऐसा तो नहीं कि बाकी क्लास में कभी कभी आता हूँ, पर आपकी क्लास में मैं यहाँ रेगुलर ही हूँ, क्योंकि HPG के पढ़ेंगे और साथ में करंट अफेयर पढ़ेंगे। नहीं, हिस्ट्री मेरे को नहीं आती हिस्ट्री पढ़ानी। मैं पॉलिटी पढ़ा सकता हूँ आपको, और अभी फ़िलहाल HPG का और करंट और मेंस वाला पार्ट है। और कोई देखो मैंने बता दिया कुछ तो, मैंने देखो अपना एक्सपीरियंस मैंने बताया आपको ना। वैसे मेरा पॉलिटिकल साइंस था, मास्टर में उसमें हूँ, UGC मेरा उसमें है, पर उसमें जब किस्मत होती है ना एक,
जब वो चलता नहीं था तब मैं ऑप्शनल क्या रखता था, पॉलिटिकल। जब चला तब आया बेड में, बस फिर ख़त्म। तो ऑप्शनल देखो, मैं अभी 2 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। एक तो जो आज ट्रेंड में है, जो अच्छा स्कोर दे रहा है। दूसरा, आपको लिए ना हो सकता है कि एक के लिए सोशोलॉजी बढ़िया हो, दूसरे के लिए सोशोलॉजी बड़ी बोरिंग हो। देखो ट्रेंड में तो है सोशोलॉजी, छोटा सिलेबस है, मान लो जल्दी हो जाता है, और इंटरेस्ट होना चाहिए आपका। एक एस्पेक्ट ही देख लो कि छोटा हो, इजीली हो जाए। देखो आपको स्मार्ट वर्क करना है ना, ऐसा थोड़ी है कि आपने ज़िंदगी भर सोशोलॉजी पढ़नी है, पेपर निकालना है आपने, है ना। तो छोटा हो, इजीली हो, उसके नोट्स वगैरह अवेलेबल हो, एक तो वो तरीका रखो। हाँ, थोड़ा इंटरेस्ट होना चाहिए आपको उसमें, ऐसा नहीं कि साथ वाले रखते चलो मैं भी रख लेता हूँ। और बहुत ही अभी मत लेना कि जिसमें जैसे मान लो साइंस के, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वो फिर बड़ा ही परेशान करेगा आपको। जैसे एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये थोड़े ऐसे है कि बिल्कुल प्योर साइंस से थोड़े इधर की तरफ आ जाते हैं ना। तो ऐसे ऐसे कुछ पैरामीटर्स देखने पड़ेगा आपको ना, फिर रिस्क है इसके ऊपर, है ना। क्योंकि आज की डेट से अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब जैसे मान लो एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री है, एक इंसान इस बारी मान लो उसने उसकी डिग्री उसी में ही है, इस साल वो फॉरेस्ट्री में ले रहा है 70 नंबर और एग्रीकल्चर में उसके आ रहे हैं 150 नंबर, तो कुछ पता नहीं ना। और उससे एक साल पहले ही वही बंदा फॉरेस्ट्री में ले रहा है 150 नंबर, इस बार ले रहा है 70 नंबर। तो अब देखो ना, तो इसका क्या थोड़ा ट्रेंड भी है हिमाचल में, तो वो थोड़ा सा आपका लक भी इस पर थोड़ा मैटर करेगा। बट फिर भी कैलकुलेट ये करना कि जो ट्रेंड में चल रहा है, छोटा है, इंटरेस्ट है आपका, और आपके पास सिलेबस उसका जो मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल है, अगर ये चीज़ें एड्रेस हो रही है तो ठीक है ना। और कई बार देखो बहुत लोगों को लगता है कि मान लो एंथ्रोपोलॉजी बढ़िया सब्जेक्ट है, अब एंथ्रो पढ़ने में उसको इंटरेस्ट ही नहीं बना तो फिर तो बढ़िया नहीं है ना। और किसी को लग रहा है कि कोई ऐसा सब्जेक्ट, मान लो एग्रीकल्चर ले लेते हैं, एग्रीकल्चर बढ़िया भी है, इंटरेस्ट भी है, उसके पास मटेरियल ही नहीं है, तो 3-4 वो है इसके वेरिएबल्स है, उनको देखो और उसको ले लो। पर लेंथी सब्जेक्ट जो बहुत बड़ा हो, है ना, और जिसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ही टाइम लग जाए, उसमें चाहे आपका इंटरेस्ट भी हो, फिर वो नहीं मैं सजेस्ट करूँगा। ऐसा होना चाहिए सिलेबस जो आपके कम से कम 4 महीने में कंप्लीट हो जाए। एचएएस के लिए, यूपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 3 या 4 महीने में कंप्लीट हो जाए और आगे जाके 1.5-2 महीने में रिवाइज भी हो जाए, ऐसा होना चाहिए। अगर सिलेबस है, सब्जेक्ट आपने ऐसे ले लिया, वो कंप्लीट करने में लगा रहे 8 महीने, रिवाइज कब करोगे, है ना। फिर प्री, क्योंकि एक साइकिल भी है ना, विशेष साइकिल है, एक ये प्री दोगे आप, प्री दोगे, प्री के बाद तुरंत 2 महीने बाद क्या आ जाएगा, मेंस, और मेंस से कुछ इंटरव्यू, उसका फिर प्री आ जाएगा। तो इसमें फंस जाते हैं बड़े सब्जेक्ट साथ, फिर और फंस गया आप। अगर आपके पास सब्जेक्ट इतना हैवी है कि जो इतना कम टाइम है, प्री और मेंस के समय 2 महीने का है, तो आप जो सब्जेक्ट आपने 8 महीने पढ़ा था, क्या इन 2 महीने में आप रिवाइज कर पाओगे उसको। साथ में आपने हिंदी पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है, एसए पढ़ना है, जीएस पढ़नी है। तो अब आप समझो उस टाइम के लिए क्या सा सब्जेक्ट चाहिए आपके पास, ताकि आप उसको पढ़ा तो पहले हो गए। तो ये तो मैं बोलूँगा नहीं कि आप उन 2 महीने में पढ़ोगे, पढ़ा तो पहले ही होगा आपने, बट उन 2 महीने में इन सभी के साथ आप रिवाइज कर पा रहे हो, साथ में आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो देखो आइडियली ये भी बात है, आप में से बहुत सारे लोग 2022 को टारगेट करना चाहते हो, तो मैं तो बोलता हूँ कि मुश्किल है, हो भी सकता है अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करेगा 2023 का तैयार कर लो आप। बट कायदे से आपका ये होना चाहिए कि मेंस की तैयारी पहले हो, क्योंकि देखो प्री और मेंस के बीच में कितना गैप होता है, 2 महीने का, मैक्सिमम 2.5-3 महीने का। उसमें तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, उसमें तो हिंदी इंग्लिश नहीं कर पाओगे, जो क्वालिफाइंग है वो भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो कायदे से ये है कि आपकी जो तैयारी है ना पहले ही होनी चाहिए, मेंस की भी, ऑप्शनल की भी, जीएस की भी, है ना। और प्री होने के बाद सिर्फ आप ये करो कि आप रिवाइज करो और आंसर राइटिंग करो, तो फिर आप उस साइकिल में फंसोगे। अगर एक बार ऐसा हो गया ना, आप बिना तैयारी के आपका प्री निकल गया, ऑप्शनल आपका तैयार नहीं है, फिर आप जब ऑप्शनल तैयार करोगे, जीएस तैयार करोगे, तब तक मेंस आ जाएगा अधूरा। मेंस के बाद बाहर आ गए, फिर ऐसा सुस्त पड़ जाओगे, तुरंत प्री आ जाएगा, फिर आपको समय नहीं मिलेगा कभी भी नहीं। तो इसलिए एक अटैम्प्ट, पहले अटैम्प्ट के लिए आप ऐसा दो कि फर्स्ट अटैम्प्ट जब दे रहे हो ना आप 23 वाला दोगे, तो अपनी तरफ से एक बारी ऑप्शनल कम से कम 50% जीएस मेंस वाला, प्री की तो देखो होना ही चाहिए, इतना अगर आप तैयार करके जाते हो तो बढ़िया रहेगा। तो इसमें ऑप्शनल का भी रोल रहता है, कैसा ऑप्शन दे रहा हो, ठीक है जी।
और कोई? हिंदी इंग्लिश क्लास लगेगी, हिंदी इंग्लिश CSET, हिंदी की भी क्लास लगेगी, इंग्लिश की लगेगी और CSET की लगेगी। अच्छा एक चीज़ और है, अभी हमारे पास था पीछे हमारे एक बैच था NT का, 9th तहसीलदार का, अभी प्री होना था 9th तहसीलदार का, वो तो आगे चला गया। अब होना उनका मेंस, प्री के बाद मेंस होगा, तो तुरंत हमारी क्लास बैठेगी यहाँ पे उनके मेंस के लिए, जिसमें हम क्या पढ़ाएंगे, हिंदी, इंग्लिश और GS आंसर राइटिंग। तो वो क्लास आपके लिए है, आप चाहो तो लगा सकते हो उसको इस साल, और अगर इस साल नहीं लगा तो फिर अगले साल लगा लेना, ठीक है ना। तो क्योंकि उसमें हिंदी इंग्लिश NT में क्या है, उसमें उसके मार्क्स जुड़ते हैं 9th तहसीलदार में, तो वहाँ जितने बेहतर तरीके से होगी तो आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि आप भी नहीं दोगे आगे। तो हिंदी इंग्लिश इतनी अच्छी होनी चाहिए हिमाचल में, उसकी वजह से कई बार फेल हो जाते हैं वहाँ लोग, एक नंबर से फेल हो जाते हैं, है ना। बाकी चीज़ों में आपने बड़ा अच्छा कर दिया, हिंदी के लिए फेल हो गया, तो फिर बात बनती नहीं है, ठीक है ना। तो अभी एक तो हमारी जो क्लास स्टार्ट होगी तुरंत हो जाएगी स्टार्ट, जैसे प्री हो जाएगा ना, प्री के कुछ दिनों बाद हमारी हिंदी और इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होगी, तो उसकी टाइमिंग हम ऐसी रखते हैं कि जो आपके साथ क्लैश ना करे, तो आप उसमें लगा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा जिसको लगता है ऐसा कि 2022 में हमने देना है पेपर अभी, क्योंकि देखो यहाँ तो एक स्पेस रहेगी, हम तो 2023 का टारगेट करेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो करना है, इसी साल के लिए करना है, तो उसको क्या करके हम जो पिछले साल वाली जो हमारी क्लासेस थी, आपसे पहले वाले बैच जो थे, उनकी जो रिकॉर्डेड वीडियो है ना, उसकी एक्सेस दे देंगे। तो आप एक क्लास करते रहो यहाँ पे, और बाकी अपना कोर्स उधर से करते रहो, है ना, अगर किसी को 2022 के लिए करना ही है टारगेट, ठीक है ना। और जो आपको जैसे ऑफलाइन वाली क्लास तो है ही है आपकी, ऑनलाइन वाली आपको सारी एक्सेस मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी है, तो देखो हमारी तरफ से इतना कि जो भी होगा सब अवेलेबल रहेगा। और कोई क्वेरी? ठीक है, चलो बाकी तो फिर चलता रहेगा कल से। तो अभी आपकी हिस्ट्री की क्लास है, और कल मेरी जो क्लास होगी ना, कल मैं आपके साथ एक न्यूज़पेपर डिस्कस करूँगा। कल हम ये समझेंगे कि करंट अफेयर कैसे पढ़ना है, करंट अफेयर कुछ न्यूज़ करंट की डिस्कस करूँगा, और परसों मंडे से फिर मेरी HPG का स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो कल अगर आप चाहो तो आज वाला न्यूज़पेपर खरीद लेना, अगर जिसने खरीदना होगा हिंदू, तो आज वाला डिस्कस मैं कल डिस्कस करूँगा आपके साथ, आज वाला पेपर, ठीक है ना। अगर नहीं खरीदोगे तो ऑनलाइन मिल जाता है उसकी PDF, हम आपको शेयर कर देंगे। तो उससे कल फिर मैं कुछ डिस्कस करके न्यूज़पेपर, कल हम पूरी बात करंट अफेयर्स पे करेंगे, ठीक है ना, और परसों से HPG का स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है जी बात? चलो टाइमिंग यही रहेगी आपकी, मंडे से संडे ऑफ रहेगा। तो कल करंट अफेयर्स प्लस हिस्ट्री तो चलेगी, हिस्ट्री आज भी होगी और कल भी होगी, ठीक है ना, और मंडे से फिर वही रूटीन रहेगा।